एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 226 यानी 226 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, बड़ा खतरनाक सीन हुआ था। यहाँ पे जेनेसिस लोटस इमोर्टल वनरेबल का एक अरेंजमेंट चालू हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अपने चेनी के पास आ गया खतरनाक ऑरा फार्मिंग की ताकत। भाई जिस मर्जी को टेलीपोर्ट कर दिया था, वो भी इधर आस पास नहीं, सीधा पूरे पूरे एकदम सेंट्रल कॉन्टिनेंट से नॉर्थन पैस, साउथर्न बॉर्डर, ईस्टर्न सी, वेस्टर्न जेड, जहां मर्जी पहुंचा दे रहा था। इतना खतरनाक टेलीपोर्ट वाली पावर आ गई थी भाई के पास, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी पावर थी। थोड़ी देर के लिए ऑरा फार्म करा और फिर भाई की ऐसी की तैसी हो चुकी थी, क्योंकि भाई की सारी पावर जा चुकी थी और वो अपना सर नीचे करके एकदम भाई बेकार सी हालत में, एकदम वीकनेस में पड़ गए थे। और अभी भी प्रोटेक्शन के लिए सामने खड़े हो गए थे फेंगयुआन के, और फेंगयुआन फुल पावर से अटैक करने के ऊपर एकदम चढ़ गया था, उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और यहाँ पे एपिसोड एंड हो गया था। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। फेंगयुआन का चार्ज डेडली और सैवेज था। वो मैड फ्यूजन घोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड यूज कर रहा था। उसकी डेमोनिक माइट और भी खतरनाक हो गई थी। चेनी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। फेंगयुआन का मोमेंटम ऐसा था जैसे पूरा आसमान ही घिर गया हो, ना रोका जा सकता था ना बचा जा सकता था। चेनी अपने मन में कहता है, जब बचना ही नहीं है तो ब्लॉक या डॉच करने का कोई मतलब नहीं। वो बिल्कुल एकदम थक गया था। चेनी मतलब सीधा अपने सीने पर अटैक खा गया। अब क्या बोले, मौत का सामना ही करना था। सीने पे अटैक लगेगा और खत्म रही। देखते हैं यहाँ पे जो बाइकांश हुई थी लॉन्डिया, वो एकदम चिल्लाते हुए कहती है, लॉर्ड चेनी। बाकी गुई मॉडल भी उसको रेस्क्यू करने के लिए आगे बढ़े, चेनी को बचाने के लिए, लेकिन ची क्यू यू, यी हाउ फेंग, फेंगयुआन के लिए तुरंत ही बीच में आ गए। यानी फेंगयुआन तो चेनी को खत्म करने वाला है और ये लोग अब फेंगयुआन के पास आ गए ताकि कोई भी बचाने ना आ पाए और फेंगयुआन चेनी को खत्म कर दे। जाइंट सोल स्वॉर्ड चेनी की बॉडी के अंदर एकदम चिर गई, एकदम भाई छेद डाला और बची हुई फोर्स के साथ है यहाँ पे हेरीफुट माउंटेन पर जाके एकदम घुस गई। मान लो पता क्या सीन हुआ, इतनी बड़ी स्वॉर्ड चेनी के अंदर घुसी। चेनी को लेते जाते हुए सीधा उस ब्लेस लैंड था ना, ब्लेस लैंड के अंदर स्वॉर्ड घुस गई। मतलब चेनी तो मरे मरे सनम, ब्लेस लैंड भी ले डूबे। और अगले ही पल हेरीफुट माउंटेन टूट कर बिखर गया और चेनी की लाश वहीं पे एकदम दफन ही हो गई। नॉर्थन प्लेस के गुईमोटा चिल्ला के कहते हैं, लो भाई चेनी को टपका डाला फेंगयुआन ने। साउथर्न बॉर्डर और नॉर्थर्न प्लेन्स के इमॉर्टल एकदम कांप गए थे। फेंगयुआन ने लगातार दो हेवली कोड के एक्सपर्ट को एक साथ मारा था। उसकी डेमोनिक इमेज सबके दिमाग में एकदम भाई गहरी इमेज बैठ चुकी थी। पर फेंगयुआन यहाँ पे वो जो हेरी माउंटेन था ना, वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हेरी माउंटेन टूट गया लेकिन इनफ्लेबल ब्लेस लैंड अभी भी खड़ा है। वो एकदम देखे जा रहा था और यहाँ पे एकदम हिल गया था कि भाई मतलब ये अभी भी खड़ा कैसे है। हेवली कोड के इनफ्लेबल ब्लेस लैंड का एग्जैक्ट लोकेशन पता था, पर हजारों सालों में भी कभी डायरेक्ट इन्वेड वहां पे हुआ नहीं। उन्होंने ह्यूमन पाथ मेथड से सिर्फ उसकी पावर को बोरो की थी और सक्सेस दावमार्क को वहां पे ड्रॉ किया था। इस क्रूशियल मोमेंट पर फेंगयुआन इनफ्लेबल वेस्टलैंड को डैमेज नहीं कर पा रहा था, डिस्ट्रॉय करना तो दूर की बात थी। यहाँ पे उसने भले उस चीज को तोड़ दिया, माउंटेन को तोड़ दिया। देखो उस माउंटेन के ऊपर इनफ्लेबल वेस्टलैंड है, लेकिन माउंटेन टूटा, इनफ्लेबल वेस्टलैंड नहीं टूटा। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या सीन चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। पहले तो ऐसा लगा कि भाई गया ब्लेसलैंड, खत्म, ब्लेसलैंड भी गया और अपना चेनी भी गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे माउंटेन ही टूटा है, ब्लेसलैंड अभी भी ठीक ठाक है। और ये हो सकता है ह्यूमन पाथ के कोई मेथड की वजह से ऐसा होगा, क्योंकि भाई लाखों सालों से किसी ने इन्वेड थोड़ी ना करा इसके ऊपर। ये तो पहले मतलब फोर्स थी जिन्होंने आके टपका डाला इनफ्लेबल वेस्टलैंड के ऊपर अटैक करने के लिए, चेनी को भी टपका दिया। बहुत सारी चीजें हो गई थी, देखते हैं क्या पता चलेगा आगे। अब यहाँ पे देखते हैं, इस वक्त हेवेली कोर्ट की साइड पर एक और कोई इमोर्टल गिर चुका था। वो था युआंग कुआंगडू। वो जमीन पर क्रॉस लेग बैठा था, चेहरे पर उसकी हल्की सी मुस्कान के साथ वो अब मर चुका था। ओके, तो ये सीन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है हेवेली कोर्ट की बैटल की तरफ। उसकी मौत के बाद हेवन ओवरसीइंग टावर के पीक से एक पावरफुल ऑरा एकदम फूट पड़ी। हेवेली कोर्ट के इमोर्टल कहते हैं, ये तो रैंक 9 इमोर्टल गु का ऑरा है। इमोर्टल चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तो फेट गु है। तीसरा बंदा कहता है, एक मिनट, क्या क्या युआंग कुआंगडू ने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया? तो चौथा बंदा कहता है, मतलब सेक्रीफाइस कर दिया क्या मतलब? इस ऑरा ने पूरे हेविली कोड के बैटलफील्ड को फ्रीज कर दिया था। लोग सोचने पे मजबूर हो गए थे कि भाई उसने जान दे दी तो फेडगो रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ यहाँ पे। इस ऑरा ने भाई सबको कंफ्यूज कर दिया था। लॉन्गेविटी हेवन के मेंबर के चेहरे तो बिगड़ गए थे। हेविली कोड के इमोर्टल की आंखें चमक उठी थी, चेहरे खुशी से भर गए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो जीत चुके हैं, फेडगो रिपेयर हो गया। बिंग साई चुआन चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट, हम फेल हो गए, अब भागो यहाँ से, अब भागो, रिट्रीट करो सारे लोग। सेवन एक्सट्रीम डेसोलेशन ने कवर दिया और क्लैमिटी लगातार पीछे हट गया। इनफीबल वेस्टलैंड बैटलफील्ड में फेंगयुआन को अचानक कुछ महसूस हुआ। फेंगयुआन कहता है, एक मिनट, ये कैसा एहसास है, ये खालीपन कैसा है, ये कैसा एहसास है?
ड्यूक लॉन्ग एकदम भाई हँसने लग गया, वहाँ पे सीन शिफ्ट हुआ हेवेली कोर्ट वाली जगह पर, वो एक हँसते हुए कहता है, "हा, हा, हा।" बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग गया ड्यूक लॉन्ग। कैलेमिटी लकल्टर को रोकना उसने बंद ही कर दिया कि जाओ, भाग रहे हो भागो, अब जो मर्ज़ी करो, तुम कहाँ तक भागोगे? कहाँ तक भागोगे? ये जो फेट की वेब है, ये जो तार है, ये जो व्हाइट चमकती हुई पता नहीं जो भी चीज़ें सिल्क वो तुम्हारे अंदर जुड़ा हुआ है, तुम कैसे बच जाओगे फेट से? वो सीधा हेवन ओवरसिंग टावर के अंदर गया और पीक पर पहुँच गया। ड्यूक लॉन्ग देखते हुए कहता है, "फेट गो, फेट गो।" उसकी आँखों से भाई आँसू बह रहे थे। वो खुशी और एक्साइटमेंट में एकदम भाई काँप गया था। उसके सामने एक कंप्लीट फेट गो था रैंक 9 का। सालों की उम्मीद, सालों की लॉगिंग और आज पूरी हो चुकी थी। फेट गो रिपेयर होने का मतलब ड्यूक लॉन्ग के लिए बाकी सबसे ज़्यादा एकदम सबसे क्या भाई फेट गो तो फेट गो ही है ड्यूक लॉन्ग के लिए। फेट गो ही सब कुछ है ड्यूक लॉन्ग के लिए भाई। उसके लिए उसने सब कुछ करा और उसके सामने वो चीज़ रिकवर हो चुकी थी। क्योंकि कभी उसके ही डिसिपल ने फेडगू को इंजर कर दिया था। ड्यूक लॉन्ग कहता है हॉन्गटिंग, मास्टर ने तुम्हारी गलती का मतलब चुका दिया है, जो भी पश्चाताप होता है, जो भी कहते हैं उसको वो चुका दिया है। और ड्यूक लॉन्ग कहता है मैंने हेवेली कोड को धोखा नहीं दिया, मैंने ह्यूमैनिटी को धोखा नहीं दिया। हा, 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 हा। उसकी आवाज़ हेवन ओवरसिंग टावर के टॉप पे एकदम गूंज उठी थी। ड्यूक लॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है 1 मिलियन साल बाद हेवेली कोड ने फिर से कंप्लीट रैंक 9 फेडगू पा लिया है। और वूश आवाज़ आई, हेवेली कोड को इमॉर्टल खुशी से एकदम चिल्लाने लग गए। कोई एक्साइटमेंट से एकदम लाल हो गया, कोई रो पड़ा, कोई तो फुल सैटिस्फैक्शन में मर ही गया। हैं? मर गया? हेवेली कोड का मोराल तो पीक पर पहुँच गया था। लॉन्गेविटी हेवन के बिंग साई चुआन और बाकी सब लोग तो भाई सफ़ेद चेहरे पड़ गए थे उनके। भागने की फुल तैयारी, क्या भाग ही रहे हैं ये लोग तो। डिसीज़न तो हो ही चुका था, अब सब कुछ, अभी यहाँ पे कुछ किया ही नहीं जा सकता। मतलब जो कुछ होना था सब कुछ हो चुका है। अब हो गया भाई, अब तो टाटा बाय-बाय घी खत्म भाई। लॉन्गेविटी हेवन ने अटैक भी एक इतना खतरनाक किया था, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाए, उन्हें रिट्रीट ही करना पड़ गया और एंड में वो हार ही गए। अब देखते हैं 3 मिलियन साल पहले चलो फाइनली अब हमें बताया जाएगा यार कैसे फेडगू टूटा था। मेरे को ये जानना है फेडगू टूटा कैसे था, मतलब उसको इंजर कैसे किया गया था। यहाँ पे अदर वर्ल्डली डीमन ही फेडगू को तोड़ सकता है, मतलब कुछ कर सकता है। फेडगू को उखाड़ने वाली ये खत्म करने वाली चीज़ एक अदर वर्ल्डली डीमन ही है। लेकिन एक यहीं का बंदा हॉन्ग टिंग तो भाई यहीं पैदा हुआ था ना, इसी वर्ल्ड में। उस बंदे ने फेडगू को तोड़ डाला था, डैमेज कर दिया था, तो बहुत बड़ी बात थी भाई। तो मेरे को जानना है कैसे करा। 3 मिलियन साल पहले देखते हैं स्टोरी में सेंट्रल कॉन्टिनेंट क्यूआई ब्रेथ पीक पर। ये एक पूरा माउंटेन नहीं था, सिर्फ एक माउंटेन पीक था। इस पीक में डेंस क्यूआई पाथ दावमार्ग थे। ये बहुत ही मिथिकल था। ये पीक इंसान की तरह सांस लेता था। कुछ डिकेड्स या सेंचुरीज बाद ये ना मतलब एक तरीके से उड़कर दूसरी जगह चला जाता और नई हवा लेता, फिर साइकिल रिपीट करता। यानी ये खुद चलता रह एक चलता-फिरता माउंटेन मान लो इसको, अपनी जगह बदलता था। क्यूआई ब्रेथ पीक बहुत कम होते थे, ज़्यादातर के ओनर्स यहाँ पे होते थे। इस क्यूआई ब्रेथ पीक का एक ओनर था जिसका नाम था प्रिमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वल्नरेबल, पर इस वक़्त वो सिर्फ़ रैंक 7 गो इमॉर्टल था। अच्छा, ये तो उस टाइम का नहीं, ये तो प्रिमोडियल ओरिजिन का बताया जा रहा है। मुझे लगा होंगटिंग का बताया जाएगा अपने रेड लोटस का। देखते हैं कब पता जाएगा वो। गो इमॉर्टल प्रिमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वल्नरेबल जो था वो प्रिमोडियल ओरिजिन ब्रेथ पीक के अंदर कल्टीवेट कर रहा था। वो क्यूआई ब्रेथ पीक की एबिलिटी यूज़ करके अलग-अलग क्यूआई एब्ज़ॉर्ब करता और क्यूआई पाथ की डेप्थ को समझ रहा था। उस दिन सीक्रेट केव के अंदर उसने धीरे से आँखें खोली। एक मॉर्टल गो मास्टर उसकी क्यूआई ब्रेथ पीक के अंदर घुस आया था। प्रिमोडियल ओरिजिन थोड़ा-सा सरप्राइज़ हुआ था। वो पूरा फ़ोकस कल्टीवेशन पे रखता था, फ्री और एक तरीके से अनरिस्ट्रेन्ड लाइफ़ जीता था। उसका गोल सिर्फ़ ग्रेट दाव को समझना था और एक्सटर्नल मैटर से कोई लेना-देना उसका था ही नहीं। इसलिए उसने क्यूआई ब्रेथ पीक पर और आस-पास के माउंटेन में बहुत सारे अरेंजमेंट्स लगा रखे थे ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना आए उसको। नॉर्मल मॉर्टल्स को तो छोड़ो, अगर काफ़ी गो इमॉर्टल्स भी आते ना तो शायद उसका एक्जिस्टेंस नोटिस ना कर पाते। मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होती अपने बंदे को भी और सामने वाले से भी कोई दिक्कत नहीं होती उसको भी। मतलब वो आराम से अपना हाइड रहता है, अपना सब कुछ छुपा रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। कई लोग इस मिथिकल क्यूआई ब्रेथ पीक को देखकर इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे प्रिमोडियल ओरिजिन वो कहता है कि हैं एक एक मॉर्टल गो मास्टर एक मॉर्टल गो मास्टर आज सच में अंदर आ गया, कैसे? इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। प्रिमोडियल ओरिजिन खुद उस गो मास्टर के सामने एकदम से अपीयर हो गया और वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो मॉर्टल गो मास्टर घुटनों के बल एकदम झुक गया। और वो जो गो मास्टर था उसका नाम था यूजी। तो यूजी कहता है गो मास्टर यूजी प्रिमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वल्नरेबल को रिस्पेक्ट देता है। प्रिमोडियल ओरिजिन थोड़ा सा चौंक गया। वो कहता है ओह, तुम्हें मेरा नाम पता है, बताओ किसने तुम्हें गाइड किया है, मेरी बैरियर्स क्रॉस करने में मदद करी? क्या मतलब ऐसा करा जिससे तुम अंदर घुस आए? सिर्फ़ गो मास्टर लेवल की एबिलिटी से तो ये पॉसिबल नहीं है। बताओ मुझे कैसे तुम आए? प्रिमोडियल ओरिजिन को पक्का यकीन था कि कोई गो इमॉर्टल इसके पीछे मदद कर रहा है, तभी तो ये अंदर आ पाया। यूजी ने हेडशेक करा और यूजी ने कहा, इमॉर्टल प्रिमोडियल ओरिजिन, मुझे
किसी गोई मॉडल की मदद नहीं मिली। मैंने सब फेड गू की गाइडेंस से किया है। प्रिमोडियल कहता है, हैं? फेड गू? बकवास मत करो। ये रैंक 9 गू है। रॉकमैन इंपीरियल कोर्ट में सील है और हमेशा कई रैंक 8 रॉकमैन गू इमॉर्टल्स इसकी गार्डिंग करते हैं, मतलब गार्ड करते हैं। और तुम प्रिमोडियल ओरिजिन बोल ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें एकदम वाइडली ओपन हो गई, तुम कहते कहते। यूजी ने दोनों हाथों से गुवम प्रेजेंट किया उसके ठीक सामने। रैंक 9 ऑरा फैला रहा था और कुछ नहीं, उसके सामने था फेड गू। एक मॉर्टल बंदे के हाथ में, एक मॉर्टल गू मास्टर के हाथ में फेड गू था रैंक 9 का। प्रिमोडियल ओरिजिन एक पल के लिए तो भाई शॉक ही हो गया, उसका दिल तो जोर से धड़क गया, पर उसने खुद को कंट्रोल करा। अपना प्रिमोडियल ओरिजिन कहता है, यूजी खड़े हो बताओ, तुमने फेड गू कैसे मतलब चुरा लिया और इतनी दूर से यहाँ इसे कैसे ले आए? तो और आगे ये भी पूछा, और तुम कह रहे हो फेड गू ने तुम्हें गाइड किया? मेरे नॉलेज में कोई गू इमॉर्टल फेड गू यूज ही नहीं कर सकता, सिर्फ हेवनली दाओ ही इस गू को यूज कर सकता है। तो तुम इसको कैसे मतलब यूज कर पाए, या कैसे मतलब यहाँ पे आ पाए, कैसे क्या हुआ मुझे बताओ। तो यूजी ने डिटेल में एक्सप्लेन करा। यूजी कहता है, मैं रॉकमैन ट्राइब के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के बिलव्ड ग्रैंडसन का स्लेव हूँ, मैं उनका स्लेव था और मैं सीक्रेटली रॉकमैन सैक्रेड हॉल में काम करता था। सफाई और फेडगू के एरिया को मेंटेन करने का मेरा काम था। मुझे याद नहीं कौन सा दिन था, पर मैंने नोटिस किया कि जैसे जैसे ही ना मैं फेडगू के पास जाता हूँ, मुझे फेड की अरेंजमेंट और हर लिविंग बीइंग की लाइफ पाथ ना फील होने लगती थी। और इसी तरह मुझे फेडगू की गाइडेंस मिली। मुझे कई फ्यूचर इवेंट्स का पता चला और अपना मिशन भी मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। और बाद में जब फेदरमैन को इमॉर्टल्स रॉकमैन सैक्रेड हॉल में घुसे और केओस मचा दिया, सब तबाही मचा दी, तब मैंने मौका देखा और फेडगू को उठा लिया। सैक्रेड हॉल के एक हिडन टनल में मैं भाग निकला वहां से, और फेडगू मेरे पास था, पर मैंने उसने मतलब क्या हुआ ना, पर उसने ना अपनी ऑरा को खुद ही सप्रेस कर लिया। यानी फेडगू ने, मैंने कुछ करा नहीं, उसने अपनी ऑरा को खुद ही सप्रेस कर लिया। और जर्नी में बहुत डेंजर्स आए, गो इमॉर्टल मिले, ट्रैप्स मिले, कई कोई ऑब्स्टिकल जितने भी ये सब आए थे। पर फेडगू की जो प्रीमोनेट मतलब वो जो चीज़ थी, मुझे पहले से बता देना कि ऐसा होने वाला है, तो मुझे पहले ही सबका अंदाजा मिल जाता था कि ऐसा होने वाला है। इसलिए जो डेंजर डेंजर तो वहां पे था मुझे पता है, लेकिन मैं उस डेंजर से साइड होके निकल जाता था, क्योंकि मुझे पता है इस जगह पे डेंजर है, मैं साइड से होके निकल जाता था। और कोई कभी फैटल अटैक नहीं हुआ, कोई चीज़ में फंसा नहीं, और आखिर में मैं आप तक पहुंच गया एकदम सेफली। तो सब सुनने के बाद प्रिमोडियल ओरिजिन ने अंदर ही अंदर यूजी का ये जो चीज़ थी इसके बारे में सोचा कि भाई क्या मतलब, ये क्या बताना चाह रहा है, एवोल्यूशन क्या मतलब, ये क्या सीन है। तो यूजी शांत टोन में बोल रहा था, पर उसकी बॉडी के स्कार्स क्लियरली दिखाते थे कि उसने कितनी सफरिंग और स्ट्रगल फेस की है। भले उसको वो सब दिक्कत ना मिली, अब चलने में आया, इतनी दूर से आया, सफर लंबा करा, तो ये सब तो करके ही आया ना वो, इसलिए। प्रिमोडियल ओरिजिन कहता है, मॉडेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, फेड गू ने मदद की, पर एक मॉर्टल गू मास्टर होते हुए भी तुम्हारी हिम्मत और प्लानिंग की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। प्रिमोडियल ओरिजिन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा सही हो गया था, वो भी मतलब अप्रिशिएट कर रहा था इस चीज को, इस बंदे को देख के। प्रिमोडियल ओरिजिन ने फिर पूछा, प्रिमोडियल ओरिजिन कहता है, तो तुमने फेड गू क्यों चुराया और इतनी दूर का सफर कैसे मतलब मेरे पास क्यों लाए इसको? दोबारा ये लाइन पूछी थी उसने कि मतलब क्यों लाए भाई? अब तुमने इतना तो स्टोरी बता दी कि कैसे आया, क्या आया, लेकिन मेरे पास ही क्यों लाए, ये बताओ मुझे। तो यूजी ने जवाब दिया, फेडगू को मैंने नहीं चुराया है। फेडगू खुद चाहता था कि मैं इसे आपके पास लाऊं। लॉर्ड इमॉर्टल, आप ही फेडगू के मास्टर हो। ये बात मैंने फेडगू के थ्रू पहले ही देख ली थी। यूजी फिर आगे कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं लॉर्ड इमॉर्टल, आप ये बात आप खुद एक्सपीरियंस करो, वही बेटर है, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ, आप ही खुद एक्सपीरियंस करना। यूजी ने सर झुका दिया और दोनों हाथ ऊपर करके फेडगू प्रीमोडियल ओरिजिन को ऑफर कर दिया कि ये लीजिए आप। प्रीमोडियल ओरिजिन पूरी तरह से कन्विंस नहीं था, पर जैसे उसने फेडगू हाथ में लिया, उसकी आंखों के सामने अनेक सीन्स फ्लैश होने लग गए। एंडलेस इंफॉर्मेशन उसके सीधा दिमाग में फ्लो होने लग गई। सीन्स दिखने लग गए उसको अलग अलग चीजों के। उसने तुरंत ही सब समझ लिया और सब कुछ एकदम क्लियर हो गया उसके माइंड में कि क्या मैटर चल रहा है। प्रीमोडियल ओरिजिन अंदर ही अंदर कहता है, यूजी फेडगू यूज नहीं कर रहा था, फेडगू खुद ही उसे मतलब एक तरीके से फेडगू खुद ही उसे दुनिया के चेंजेस और हर जीव की लाइफ पाथ दिखा रहा था। यानी यूजी ने यूज नहीं करा, ऐसा मत सोचना ये जो यूजी नाम का बंदा था इसके पास कोई पावर थी इसलिए ऐसा कर पा रहा था, कोई हिडन टैलेंट या हिडन पावर नहीं, ये बंदा नॉर्मल था। फेडगू ने खुद चाहा कि ये देखे तो वो देख पा रहा था, फेडगू खुद चाहता था इसलिए उसने देखा। प्रीमोडियल ओरिजिन ने कहा, फेट के मुताबिक जो वेरिएंट ह्यूमन रेसेस अभी 5 रीजन पर रूल कर रही हैं वो फ्यूचर में डिक्लाइन होंगी।
ह्यूमन रेस उनकी जगह वर्ल्ड की लीडर बनेगी, यानी इंसान लीडर बनेंगे और वेरिएंट ह्यूमन हार जाएँगे। हम हर वेरिएंट ह्यूमन रेसेस को एकदम कुचल देंगे और नए ओवरलॉर्ड बन जाएँगे। ह्यूमैनिटी विल मतलब राइज़ अगेन, मतलब सुप्रीम रीजन बनेगा, हम ह्यूमैनिटी ही जीतेगी और ह्यूमैनिटी आगे बढ़ेगी। और मैं ये गू मास्टर यूजी, हम दोनों ह्यूमन रेस को राइज़ को लीड करेंगे, यानी मतलब ये जो गू मास्टर यूजी है ना, ये बंदा और मैं, भले यूजी में कुछ हो ना हो लेकिन इसके फेट में लिखा है ऐसा होना, तो इसलिए ऐसा होगा। और ये हम दोनों मिलके ह्यूमन रेस को राइज़ करवाएँगे और हम ही वो की कैरेक्टर्स होंगे जो वेरिएंट ह्यूमन एक्सपर्ट का सामना करेंगे और सिचुएशन को सप्रेस करेंगे। सब समझने के बाद प्रिमोर्डियल ओरिजिन का दिल जोर से हिल गया एकदम ये सब देखने के बाद। वो एकदम काँप रहा था और खुश भी हो गया था। वो मतलब खुद को खुश होने से रोक नहीं पाया, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन ही था ना। उसने खुद देखा था कि कैसे वेरिएंट ह्यूमन मतलब लोगों को सप्रेस करते हैं, इंसानों को दुःख देते हैं, स्लेव बना देते हैं इंसानों को। देखो जैसे अभी वेरिएंट ह्यूमन की हालत है ना, ऐसी करीबन मिलियन साल पहले इंसानों की हालत हुआ करती थी। वही सीन था। गू इमॉर्टल बनने के बाद भी ह्यूमन का स्टेटस बहुत लो था। ज़्यादातर ह्यूमन को वेरिएंट ह्यूमन के स्लेव्स की तरह एकदम मतलब इधर से उधर बेचा-वेचा करा जाता था और उनको बेइज़्ज़त किया जाता था और एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, अरे बस स्लेव को जो करा जाता है ना वही मान लो। दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। सिर्फ मॉर्टल ह्यूमंस और गू मास्टर ही नहीं, बल्कि ह्यूमन गू इमॉर्टल को भी गू इमॉर्टल वर्ल्ड में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। यानी अगर तुम इमॉर्टल हो और ह्यूमन वाले इमॉर्टल हो तो भाई तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। बहुत सारे ह्यूमन गू इमॉर्टल खुद वेरिएंट ह्यूमन के स्लेव बनते थे। प्रीमोर्डियल ऑरिजिन जैसे फ्री रहने वाले गू इमॉर्टल जो थे वो कभी कभी वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल मतलब एक तरीके से घेर लेते थे। वेरिएंट ह्यूमन मतलब दिक्कत देते थे। जैसे अपना प्रीमोर्डियल ऑरिजिन है, देखो ये कितना अकेला रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि प्रीमोर्डियल ऑरिजिन को ना ये वेरिएंट ह्यूमन आके ना घेर लेते हैं कि ये तू तो इंसान है, ऐसे कैसे फ्रीली घूम रहा है, हमारा स्लेव बना, ऐसे टाइप का सीन होता था। और अगर अनलकी हो गए तो भाई तुम पकड़ लिए जाओगे और पकड़ गए तो स्लेव बन जाओगे। प्रीमोडियल ओरिजिन ने कहा, मैं हमेशा उनके खिलाफ खड़े होना चाहता था, पर रैंक 7 गो इमॉर्टल बनने के बाद भी मैं कई वेरिएंट ह्यूमन गो इमॉर्टल्स की बैटल स्ट्रेंथ मैच नहीं कर सकता। इसलिए मैं बिना रुके कल्टीवेट करता रहा। मैं ह्यूमन्स के लिए एक अलग पाथ बनाना चाहता था। अब फेट गू ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। फ्यूचर हम ह्यूमन्स का ही होगा। मैं फ्यूचर में ह्यूमन गू इमॉर्टल्स का लीडर बनूंगा। मैं क्यूआई पाथ क्रिएट करूंगा और ह्यूमैनिटी को प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाऊंगा। ह्यूमैनिटी विल राइज अगेन, मतलब दोबारा उठेगी ह्यूमैनिटी, सुप्रीम बनेगी ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी ही सब होगी, ह्यूमैनिटी ही ह्यूमैनिटी होगी भाई। ये हेवेंस की विल है और यही हेवन चाहता है। फ्यूचर का ट्रेंड यही है। लोगों के दिल की आवाज़ हेवन है और यही आवाज़ है। प्रीमोडल ओरिजिन फेडगू को पकड़ के ज़ोर से हँसने लग गया। वो इतना खुश था कि उसकी आँखों के आँसू भाई मतलब रोक ही नहीं पा रहा, बहने ही लग गए थे, खुशी के आँसू थे। यूजी भी खुशी से मुस्कुराया। आखिरकार वो भी तो एक ह्यूमन ही था। और देखो एक ह्यूमन को इतनी दूर से चल फिर कर आना, वो भी ऐसे ज़माने में जहाँ पे ह्यूमन की कोई इज़्ज़त नहीं होती, उस ज़माने में ऐसे आना तो बहुत बड़ी बात थी। ह्यूमैनिटी बहुत लंबे मतलब अरसे से वेरिएंट ह्यूमन रेसेस के हाथ तो एकदम भाई सप्रेस फील कर रही थी, एकदम सफ़र करती थी। थोड़ी देर बाद प्रीमोर्डियल ओरिजिन ने एक लंबी सांस ली और अपने इमोशंस को कंट्रोल करा। उसने फेडगू को गहरी नज़र से देखा। प्रीमोर्डियल ओरिजिन कहता है, यूजी तुम हमारी ह्यूमन रेस के हीरो हो, तुम एक महान हीरो हो। तुम फेडगू मेरे पास लाए, भले ही हम इसे अपनी मर्जी से एक्टिवेट ना कर सकें, फिर भी ये सबसे बड़ा एक तरीके से बैनर है जो हम उठा सकते हैं। एक ऐसा झंडा जो जहाँ रख दिया, ठोक दिया तो वो हमारा ही मतलब वो शो करेगा ना हम कौन हैं, हम ह्यूमैनिटी है, मतलब इस चीज़ को शो करेगा। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊँगा। मैं पहले से ही एक वेरिएंट ह्यूमन के खिलाफ रेसिस्ट करने का सोच रहा था, यानी मैं पहले ही इनके खिलाफ था, इनको पेलने का सोच रहा था मैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि ह्यूमन गू इमॉर्टल बहुत कम थे और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ना स्लेव हैं। हम इकट्ठा कैसे करेंगे? एक साथ कैसे लाएँगे? यूनाइटेड कैसे होंगे? लड़ेंगे कैसे? उन्हें आंट्स की तरह ना ट्रीट किया जाता है ह्यूमंस को। उनके पास कोई रिस्पेक्ट नहीं और वो अपने मास्टर को ऑफेंड करने की हिम्मत भी नहीं करते। इतनी मतलब वो भी नहीं है उनके पास कि वो अपोज़ कर पाएँ। क्योंकि वो जानते हैं कि वेरिएंट ह्यूमन्स के सामने वो कितने छोटे हैं। वो जानते हैं कि हम ह्यूमन्स कितने ज़्यादा वीक हैं। पर अब इस फेड गो के साथ हम दुनिया को दिखा सकते हैं। हम हर ह्यूमन गो इमॉर्टल को बता सकते हैं फ्यूचर हमारा है। ह्यूमैनिटी विल राइज़ अगेन। ह्यूमैनिटी ही सुप्रीम बनेगी। ह्यूमैनिटी ही आगे अपना रीजन बनाएगी। ह्यूमैनिटी ही सब होगी। फेड गो उनकी खोई हुई हिम्मत को वापस लाएगा, उनकी होप को जला डालेगा और उनके फाइटिंग स्पिरिट को उठा डालेगा। और इसके साथ हम सब ह्यूमंस को एक साथ यूनाइट कर सकते हैं, एक बैनर ह्यूमैनिटी का। ये ह्यूमैनिटी के उठने और दुनिया पर रूल करने का वॉर बैनर बनेगा।
इसी के साथ दोबारा से यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। सीन लिखा जाता है अपने हेवनली कोर्ट में प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे ड्यूक लॉन्ग था। हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर ड्यूक लॉन्ग ने फेडगू को धीरे से छुआ। उसकी आंखों से मतलब वो जो आंसू थे छुप मतलब समा नहीं रहे थे भाई, के बहे जा रहे थे। फेडगू स्पाइडर जैसा दिखता था, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। पहले इसका ऑरा बहुत वीक था। बॉडी पर एक गहरा लाल घाव था जो इसे लगभग दो हिस्सों में काट रहा था। ये चोट रेड लोटस डीमन वनरेबल ने दी थी, पर अब वो लाल जो घाव था पूरी तरह से गायब हो चुका था, बिल्कुल कंप्लीट। इनफैक्ट गू तो भाई शांत पड़ा था, पावरफुल ऑरा के साथ एकदम भाई ग्लो कर रहा था। लाइफ या डेथ फेट डिसाइड करता है, सक्सेस या फेलियर हेवन डिसाइड करता है। दुनिया की हर चीज एक फिक्स पाथ को फॉलो करती है जो बदला नहीं जा सकता, यही फेट है। हेवली कोड के लिए फेट सिर्फ रैंक 9 गु नहीं था। फेट गु के सहारे प्रीमोडल ओरिजिन इमॉर्टल वनरेबल ने लोगों के दिल बदले थे, ह्यूमैनिटी को ऊपर उठाया था, हेवली कोड को एस्टेब्लिश किया था। फेट गु के सहारे स्टार कैंसलेशन इमॉर्टल वनरेबल के अरेंजमेंट्स और हेवली कोड ने 3 डीमन वनरेबल का सामना किया था। फेट गु के सहारे ही जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वनरेबल ने अपने जितने भी प्रोसीजर्स के प्रोड्यूसर के जो सपने देखे थे आगे बढ़ाए थे। हेवली कोड को दुनिया का नंबर 1 गो इमॉर्टल फोर्स बनाया था। सब कुछ हर जो भी कुछ हुआ फेट गु के सहारे हुआ। फेट गु हेवली कोड के लिए एक स्पिरिट और बैनर था जो जनरेशन से हर कोई इमॉर्टल के दिल में धड़कता था। ड्यूक लॉन्ग कहता है इतने सालों बाद उसके दिल में तूफान धीरे-धीरे शांत हो गया। उसका पूरा बॉडी एक्साइटमेंट से काँप नहीं रहा था अब, जैसे कोई भारी बोझ उसके ऊपर से उठ गया। उसके जो दिल पे पत्थर था ना वो हट गया हो। उसका जैसे होता है ना कि एक तुम्हारा फ़र्ज़ होता है जो तुमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया हो, तो वो उसके साथ हो गया था। वो सच में वो पूरा बोझ उतर चुका था उसके अंदर से। बाकी हेवली कोड गु इमॉर्टल ने अलग, फेट गु रिपेयर होने का मतलब ड्यूक लॉन्ग के लिए तो और भी गहरा था। यानी बाकी इमॉर्टल्स के लिए तो अलग चीज़ है कि फेट गु रिपेयर हो गया, हाँ, लेकिन ड्यूक लॉन्ग के लिए सबसे अलग चीज़ थी। क्योंकि फेडगू को इंजर करने वाला और कोई नहीं भाई, उसका सबसे उसका ही सबसे प्यारा डिसाइपल था। क्या बोले, हॉन्गटिंग द रेड लोटस डीमन वनरेबल। इसका मतलब फेडगू इंजर्ड होने का जिम्मेदार ड्यूक लॉन्ग भी था। सालों तक उसने खुद को ब्लेम किया अपने पाप का, ये जो होता है ना कि अपने ऊपर लेना, रिग्रेट करना, ऐसा करना, पश्चाताप करना हिंदी में बोलते हैं उसको, तो वैसा टाइप का। फेडगू रिपेयर करने के लिए उसने अपनी जान तक कुर्बान करने से भी एकदम चूका नहीं था। अगर देना होता दे देता। हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड तक एक्टिवेट किया था कि अब मर ही जाऊँगा बिल्कुल, वैसा सब कुछ कर दिया था उसने। हाइबरनेशन में भी उसका दिल एकदम चैन से नहीं बैठता था, वो सो भी नहीं पाता था सही से, हाइबरनेट भी नहीं कर पाता था। हर दिन, हर साल, हर जितना टाइम बीता, हर उसके अंदर ना हमेशा एक बोझ रहा, उसके दिल पे एक बोझ रहा कि फेट को मेरे डिसेबल की वजह से हुआ, मेरी भी गलती है। ड्यूक लॉन्ग अपने अंदर से कहता है सोचते हुए, क्या मैं क्या मैं क्या सच में फेट को रिपेयर कर पाऊँगा? मुझे हर हाल में सक्सीड होना ही होगा। नहीं तो बाकी 2 ड्यूक्स को कैसे फेस करूँगा मैं? कॉमन लोगों को कैसे फेस करूँगा मैं? फ्यूचर हेवनली कोड मेंबर को कैसे फेस करूँगा? पूरी ह्यूमैनिटी को कैसे फेस करूँगा मैं? ये आवाज़ उसके दिल में एकदम गूंजती रहती थी। जब भी वो अपनी आँखें बंद करता, उसके अंदर बस यही आवाज़ आती थी। उसके दिल में यही रहता था, उसके अंदर यही एक बोझ था, और अब उसने कर दिखाया। उसने कर दिखाई वो चीज़ जो वो चाहता था, वो हो गई। ड्यूक लॉन्ग ने कहा, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब कॉमरेड्स की मेहनत का रिजल्ट है। सिर्फ सैक्रिफाइस ही वर्थ इट था। जितने भी सैक्रिफाइस करे और जितना भी जो भी कुछ करा इसके लिए सब वर्थ इट था। वो भाई क्या बोले, जिस खुशी थी ना, बहुत ज़्यादा खुशी थी यार। इस वक़्त उसके बाल बिखरे हुए थे, ड्रैगन हॉर्न टूट चुके थे, पूरी बॉडी खून में एकदम डूबी हुई थी, उसकी इंजरीज़ बहुत सीरियस थी, और सबसे खतरनाक बात, उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो चुकी थी, यानी अब मर रहा था वो। वो बिल्कुल मरने वाला था, उसकी सोल का कोई नामो-निशान एकदम बस थोड़ा-सा ये जो है कुछ, वरना तो उसके अंदर जान नहीं बची है। ज़िंदगी के आखिरी पल में ये उसका सबसे खुशी का पल नहीं था, बट ये जो सबसे फ्री और रिलैक्स पल था। यानी इतने साल जो अपनी ज़िंदगी जिया, रेड लोटस के जाने के बाद से उसके अंदर वो जितना भी वो जिया ना, वो जीना नहीं था, वो बस एक बोझ था उसके अंदर, वो जिया नहीं था उसके बाद। रेड लोटस ने जो कांड करा था ना, उसके बाद से वो कभी जी नहीं पाया सही से। अपना ड्यूक लॉन्ग हमेशा इस बोझ के सहारे एकदम दबा रहा। लेकिन आज जब वो मर रहा है, कुछ सेकंड ही सही, लेकिन वो जो पल है, वो जो एहसास है, उसको फ्रीली रिलैक्स हो पाया है। एकदम एकदम ऐसा हो गया है कि बस हो गया मेरा, तो अब बस ठीक हूँ मैं। इसलिए सारी थकान, अब जो कुछ उसके अंदर आ रहा था सब नेचुरल था। बहुत थक गया था, उसका माइंड और बॉडी एकदम थक गया था। सालों का प्रेशर, बोझ, टॉर्चर सब कुछ अब जा चुका था। इंटेंस बैटल और इंजरीज़ ने उसे बिल्कुल तोड़ दिया था। ड्यूक लॉन्ग ने कहा, मैं बस थोड़ा-सा आराम करना चाहता हूँ। मैं बस अब आराम करना चाहता हूँ। उसकी साँसें धीमी हो गई। ड्रैगन आइज़ एकदम गहरे समुंदर जैसे थे जिसमें कॉम्प्लेक्स इमोशन भरे हुए थे। उसने हाथ वापस लिया, फेडगू को आखिरी बार देखा और धीरे से मुड़ गया।
उसकी नज़र हेवन ओवरसिंग टावर से होती हुई बैटलफील्ड पर गई। बैटलफील्ड अब भी चल रही थी, पर कैलेमिटी लकल्टर काफ़ी दूर रिट्रीट कर चुका था। ड्यूक लॉन्ग ने कहा, अब सब खत्म करने का वक्त आ गया है, ये बैटल। उसने गहरी सांस ली और जोर से बोला। उसकी आवाज़ पूरे हेवली कोर्ट में फैल गई। ड्यूक लॉन्ग ने चिल्लाते हुए कहा, लॉन्गेविटी हेवन, इतनी आसानी से निकल जाओगे क्या? हा हा हा, तुम बहुत ही नाइव हो, यानी कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट हो। ड्यूक लॉन्ग ने हेवन ओवरसिंग टावर को कंट्रोल किया और उसे स्काई में ही उड़ा दिया, क्योंकि भाई अब फेडगू तो तैयार है, अब हेवन ओवरसिंग टावर भी तैयार है। अब होगा मौत का खेल, मौत का नंगा नाच। ये इमॉर्टल गु हाउस जो दुनिया भर में मशहूर था, वो वापस अब अपनी असली रैंक 9 इमॉर्टल गु हाउस बनकर अब आ चुका था। अब वो वाला देख लो, हमने जितनी बार भी इमॉर्टल गु हाउस हेवन ओवरसिंग टावर को देखा है ना, चाहे स्पेक्टर सोल के ज़माने में देखा हो या उससे पहले वो एक टाइम आया था उस बीच में देखा हो, जहाँ पर भी हमने हेवन ओवरसिंग टावर को देखा है, भाई जब हेवन ओवर सिंह टावर आया है, इसकी पावर बड़ी खतरनाक थी। लेकिन याद होगा तुम्हें, ये हेवन ओवर सिंह टावर में जो फेडगू था, आधा ही रिपेयर था। इंजर्ड था वो पहले से, लेकिन फिर भी कितना पावरफुल था। लेकिन अब सोचो, अब फेडगू पूरा रिपेयर हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट रिपेयर हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और अब ये देखो क्या ताकत दिखाने वाला है। हेवली कोर्ट इमॉर्टल की नज़रों के सामने हेवन ओवर सिंह टावर ने तेज रोशनी में एकदम भाई चमका, जैसे कोई भाई गॉड बैटलफील्ड पर उतर आया हो। और हेवन ओवरसिंग टावर भाई गूंज उठा। ये दुनिया को ऑब्जर्व करता था, हेवंस की विल को फॉलो करता था और जस्टिस को अपहोल्ड करता था। हेवन ओवरसिंग टावर का असली रूप इतने टाइम बाद आखिरकार वापस आ चुका था। और बंदा चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पे हेवनली कोड का एक बंदा कहता है, मैं कितना लकी हूँ, अपने लास्ट मोमेंट में ये सीन देख पाया। बहुत हेवनली कोड के गुई मॉडल भाई आंखें भर आई थी। कई लोग जिंदगी के एंड पर थे, उनके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन की क्लियर स्माइल थी। बिंग साइड चौन तो भाई भागा जा रहा था, कह रहा है, भाग भाई भाग, स्पीड में ले भाई, बहुत तेज भाग, क्योंकि वो आ रही है, वो रोशनी आ रही है, लाइट की स्पीड से वो रोशनी आ रही है, भाग भाई। उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से निकली थी, इतनी भारी हो गई थी, क्या बताएं। लॉन्गेविटी हेवन के लोग जो कभी फियरलेस थे, अब डर के मारे ऐसे भाग रहे थे, क्या बताएं। ड्यूक लॉन्ग तो भाई शांत आवाज़ में वहीं पीछे ही खड़ा था और वहां से बस एक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बेकार है, बेकार है। हेवन ओवरसिंग टावर के अंदर से उसकी भाई आधी आंख ना एक बंद हो गई और आंखों में एक प्राइड चमक रहा था, अलग ही लेवल का एटीट्यूड। तो क्या ही बोले, इस टाइम पे तो भाई का घमंड कुछ और ही टॉप पे पहुंच चुका है। अब देखते हैं, अचानक हेवन ओवरसिंग टावर से भयानक, बहुत खतरनाक एक लाइट निकली। इमॉर्टल किलर मोड, फेट, वैनिशिंग, कुछ ऐसे ही टाइप का, और रोशनी हर तरफ फैल गई। और सफेद रोशनी थी, एकदम सफेद, एकदम ब्लैंक कर देने वाली आंखें, एकदम भाई तुम्हारी हो जाएंगी सफेद, बिल्कुल ऐसी रोशनी थी। चारों जितने भी डायरेक्शन थे, हर डायरेक्शन में, दुनिया के भर के हर कोने में, मतलब ऐसा एकदम फैलने वाली लाइट फैली थी। और ये था एक रैंक 9 ट्रू किलर मूव था। एक ऐसा अटैक जो फेट ने डिसाइड किया हो, जिसे किसी भी तरीके से डॉज नहीं किया जा सकता। जमीन फाड़ेगा तू फाड़ दे, समुद्र के अंदर घुसेगा घुस जा तू, कहाँ जाएगा तू? हेवन में जाएगा, व्हाइट हेवन में जाएगा, ब्लैक हेवन में जाएगा, कौन से हेवन में जाएगा, किस ब्लेस लैंड में घुसेगा, कहाँ जाएगा तू? कैसे बचेगा तू इससे? अगर फेट चाहे कि तुम हारो, तो तुम हर हाल में हारोगे। ये एक ऐसा अटैक था जिसे तुम अवॉइड नहीं कर सकते। लाइट धीरे धीरे हट गई। बैटलफील्ड पर हेवेली कोड के इमोर्टल सीधे खड़े थे। नॉर्थल प्लान्स के कई पुराने एक्सपर्ट जो शॉक में थे, वो डिसबिलीफ में एकदम ऐसे खड़े थे कि क्या बोले। कुछ लोग तो बेटर स्माइल के साथ डिसइंटीग्रेट हो गए, यानी एकदम लाइट के साथ ही गायब हो गए। पैंथम रिवर ऑफ टाइम भी धीरे धीरे यहाँ पे गायब हो गया। क्लैमिटी लकल्ट्रा बहुत ज्यादा डैमेज था, जैसे कोई एकदम ऐसा मान लो मिट्टी का घर जो एक हरिकेन में टूट गया हो। क्लैमिटी लकल्टर के अंदर बिंग साई चुआन, बुल डीमन, 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर सब बहुत ज्यादा इंजर्ड थे। तीनों भाई खून उगल रहे थे। बिंग साई चुआन कहता है चलो निकलते हैं। वो एकदम हाफ डिस्ट्रॉयड क्लैमिटी लकल्टर को मुश्किल से ही कंट्रोल कर पाया था। आसमान में पीली रोशनी चमकी। एक जायंट सनीमोटर वनरेबल का बैकअप प्लान था, एक रिट्रीट पाथ वो यहाँ पे चमक रहा था। क्लैमिटी लकल्टर भाई एकदम भाई स्केप से उस येलो लाइट में घुस गया, कि वो जो स्केप लाइट थी उसमें घुसा ताकि यहाँ से भागा जा सके। हेवेली कोड का इमोर्टल कहता है, यहाँ पे भागने मत, बंदे कहते हैं हेवेली कोड वाला इमोर्टल की, भागना चाहते हो? कहाँ तक भागोगे? बचकर कहाँ जाओगे? कहाँ पे ही भाग पाओगे? हेवेली कोड के इमोर्टल सब मिलकर आगे बढ़े। यहाँ पे माओलिक्यू एकदम दांत पीस कर कहता है, तुम लोग पहले जाओ। माओलिक्यू ने अपनी ऑलमोस्ट डाइंग बॉडी को जबरदस्ती खड़ा किया और रेसोल्यूट एक्सप्रेशन के साथ हेवेली कोड के इमोर्टल्स को ब्लॉक कर लिया। ड्यूक लॉन्ग कहता है, सब लोग रुक जाओ। हेवेली कोड के इमोर्टल्स शॉक हो गए। फेरी जीवी कहती है, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग आप हमें रोक क्यों रहे हैं? हम तो उन्हें पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं। ड्यूक लॉन्ग ने गहरी सांस ली और कहा, हेवेली कोड की थोड़ी फाउंडेशन यहाँ पे बचाने दो। तो सब लोग चुप हो गए कि मतलब क्या, हेवली कोड की थोड़ी फाउंडेशन यहाँ पे मतलब बचने दो या मतलब बचाने दो, क्या है? सब लोग चुप हो गए थे। इस बैटल में हेवली कोड का लॉस ना बहुत ज़्यादा था। अच्छा हाँ, सही बात है।
हाँ, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। कितने लोग इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से जागे थे और कितने लोग मर गए थे। सच में बहुत खतरनाक मतलब ये चीज़ हुई थी। इमॉर्टल गू की कमी की वजह से कई रैंक 8 गू इमॉर्टल को अपनी बॉडी से लॉन्गेविटी हेवन के अटैक्स को ब्लॉक करना पड़ा था। इसी वजह से बहुत सारे सैक्रिफाइस हो गए थे। हेवनली कोर्ट के पास इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की वजह से रैंक 8 गू इमॉर्टल तो ज़्यादा थे, पर इमॉर्टल गू बड़े कम थे। ड्यूक लॉन्ग को याद था कि स्टार कंस्टेलेशन के विल ने उसे स्पेशली बोला था कि कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को हाइबरनेशन में रखा जाए। इसके पीछे गहरा रीजन था, कुछ खतरनाक डीप रीजन। पर इस बैटल में इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बहुत सारे रैंक 8 गू इमॉर्टल जाग गए थे। उनमें से कई तो सेक्रीफाइस हो गए थे। रैंक 8 हाइबरनेट होने की वजह से, मतलब हाइबरनेट होने के बजाय उनका एग्जिस्टिंग रैंक 8 भी कम हो गया था। यानी क्या हुआ ना कि नए रैंक 8 हाइबरनेट होने के बजाय उनका उल्टा एग्जिस्टिंग रैंक 8 भी कम हो गया था। मीन्स ये हुआ कि देखो हेवनली कोर्ट के पास कितने सारे लोग हैं जो पहले से सो रहे, हाइबरनेट कर रहे हैं इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर, जैसे ड्यूक लॉन्ग सो रहा था। सेम ऐसे ही ना हेवनली कोर्ट के पास कुछ ऐसे भी तो लोग थे जो हाइबरनेट थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो जागे हुए हैं। तो यहाँ पे जागे हुए लोग तो मरे मरे, हाइबरनेट वाले भी जो है वो भी खत्म हो गए, इसलिए बहुत बड़ा लॉस था। फेड को रिस्टोर होने के बाद ड्यूक लॉन्ग के दिल में थोड़ी सी अनईजी फीलिंग थी। ड्यूक लॉन्ग कहता है अब हेवेली कोड के पास कंप्लीट रैंक 9 फेडगू है, मैं खुद यहाँ हूँ, कौन हमें चैलेंज करेगा। ड्यूक लॉन्ग ने कहा चाहे रैंक 9 वरेबल का मेथड ही क्यों ना आ जाए, मैं हेवन ओवर सिंह टावर से फेस कर सकता हूँ उसको। सब लोग इमॉर्टल ग्रेवयार्ड वापस जाओ, जरूरत पड़ेगी तो मैं बुलाऊंगा। इमॉर्टल्स कैसे हैं, मतलब इमॉर्टल यहाँ पे कहते हैं अगर ऐसा है तो फेडगू और ड्यूक लॉन्ग के होते, मतलब कौन ही आ सकता है रोक सकता है। चलो फिर वापस वापस चलते हैं, हाइबरनेट करते हैं अपना जाके। ज्यादातर गो इमॉर्टल इमॉर्टल ग्रेवयार्ड वापस चले गए, सिर्फ कुछ ही बचे थे। ये वो लोग थे जिनकी लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट खत्म थी, उनके लिए दोबारा हाइबरनेशन का कोई मतलब ही नहीं था, मर ही जाते, वही बात थी। ड्यूक लॉन्ग ने फेरिजीवी और कुछ लोगों को बैटलफील्ड क्लीन करने और हेवनली कोर्ट को गार्ड करने के लिए छोड़ दिया, और खुद वो एक छोटे ग्रुप के साथ हेवन ओवर सिंह टावर में लॉन्गेविटी हेवन का पीछा करने चला गया। ओके, तो हेवन ओवर सिंह टावर लेके भाई भागा है। क्लैमिटी लक अल्टर लॉन्गेविटी हेवन के हारे हुए लोगों को लेके हेवनली कोर्ट से भाग रहा था, पर फिर भी कितनी देर तक भाग पाएगा। इनके पीछे ड्यूक लॉन्ग आ रहा है कुछ लोगों को लेके हेवन ओवर सिंह टावर के साथ। उसकी स्पीड कभी भी हेवन ओवर सिंह टावर के बराबर थी ही नहीं, और ऊपर से ये था सेंट्रल कॉन्टिनेंट। ड्यूक लॉन्ग उन सबको रोकना चाहता था, या तो मारकर या तो प्रिजनर बनाकर, ताकि बाकी 4 रीजन को दिखा सके कि हेवनली कोर्ट को ऑफेंड करने की कीमत क्या होती है। न्यूज़ हर तरफ फैल गई। गुई मोटल कहता है क्या लॉन्गेविटी हेवन हार कर रिट्रीट कर रहा है। दूसरा बंदा कहता है हेवनली कोर्ट ने फेडगू को पूरी तरह से रिपेयर कर लिया। तीसरा कहता है ये बैटल हम हार गए हैं, चलो रिट्रीट करते हैं। और एक बंदा यहाँ पे बात करते हुए कहता है भागो, फेडगू के साथ हेवन ओवर सिंह टावर इस दुनिया का नंबर 1 इमॉर्टल गू हाउस है। और एक बंदा कहता है इमॉर्टल कहता है ना ड्यूक लॉन्ग से जीत सकते हैं और ना ही हेवन ओवर सिंह टावर से जीत सकते हैं। जैसे ये न्यूज़ फैल गई है, यहाँ पे इनफिनिबल वेस्टलैंड बैटलफील्ड का पूरा सीन ही पलट गया था। साउथर्न और नॉर्थर्न प्लेन्स के इमॉर्टल रिट्रीट करना चाहते थे। फेंग युआन भी वही सोच रहा था, उसे बहुत अफसोस हुआ, पर कुछ कर ही नहीं सकता था। पर अगले ही पल उसने एक शॉकिंग सेंस फील करा, मतलब कुछ ऐसा सेंस कह रहा हूँ, सीन फील करा। देखा उसने कुछ खतरनाक ही, टोटली डिवास्टेटेड क्लैमिटी अल्टर इधर आ रहा था। यानी क्या हुआ, टोटली डिवास्टेटेड क्लैमिटी अल्टर उसकी तरफ आ रहा था। यानी वो जो भाग रहे हैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट वाले लोग, वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट से भाग कर कहाँ आ रहे हैं, नॉर्थर्न प्लेन्स नहीं, वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर वहीं आ रहे हैं जहाँ पे फेंगयुआन है, इनफेबल वेस्टलैंड की तरफ आ रहे हैं। ये चीज बड़ी शॉकिंग थी, वो फेंगयुआन की तरफ आ रहे थे। दिक्कत ये नहीं कि वो लोग आ रहे, दिक्कत ये है कि उनके पीछे हेवनली कोर्ट आ रहा है भागे भागे, तो ये दिक्कत है। और बिल्कुल उसके पीछे हेवनली कोर्ट की फोर्स आ रही है, जैसा मैंने बोला आ रही थी। किसी को भी ये पता ही नहीं चला कि जायंट सनीमोटर बनने वाले लॉन्गेविटी हेवन का रिट्रीट रूट हेरी फुट माउंटेन के ऊपर क्यों बनाया। मतलब ये जो रूट है जायंट सनीमोटर बनने वाले भागने का रास्ता बनाया था, लेकिन उसने ऐसा रास्ता क्यों बनाया जो कि इनफ्लेमेबल वेस्टलैंड से होता हुआ जाता है, जहाँ पे फेंगयुआन भी रास्ते में था। ड्यूक लॉन्ग जोर से हंसते हुए कहता है बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, फिर तो मैं तुम सबको ही लपेट देता हूँ, खत्म ही कर देता हूँ तुम सबको रास्ते में ही। तभी हम आगे देखते हैं, यहाँ पे बिंग सेचुअन चिल्लाते हुए कहता है अब रिट्रीट करने का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, सब लोग मिलकर हेवनली कोर्ट पे काउंटर अटैक करो। फेट वैनिक्विश एक बार यूज हो चुका है, थोड़ी देर तक दोबारा यूज नहीं हो पाएगा, और यही हमारा फाइनल चांस है। ये बोलते ही सारे गुई मॉडल ने एकदम दांत कस लिए थे, चार्ज कर दिया था। बिंग सेचुआन बिल्कुल सही था, हेवन ओवर सिंह टावर इतना ज्यादा फास्ट था कि उनका एस्केप पॉसिबल ही नहीं था। यानी अब यहाँ से कोई भागना चाहे भी तो भाग नहीं सकता। और ऐसा नहीं था कि किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ गुई मॉडल छोड़कर बाकी भाग जाएं, पर प्रॉब्लम ये थी कि सेंट्रल कॉर्नर बहुत ही बड़ा था और वो लोग ऑलरेडी उसके डीप एरिया में थे। चाहे सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में भी भागते, हेवन ओवर सिंह टावर सबके पास पहुंच जाता। यानी हेवन ओवर सिंह टावर टावर के पास इनफ टाइम था सबके पास पहुंचने के लिए।
सबको वो एक-एक करके खत्म कर ही देता। हर साउथर्न मॉडल नॉर्थर्न पैंस इमॉर्टल अब डेस्परेट सिचुएशन में था। उनके पास सिर्फ रुक कर फाइट करने का ऑप्शन ही बचा था। इस बैटल में पूरे एरिया को डार्क और ग्लूमी बना दिया था। नॉर्थर्न पैंस साउथर्न मॉडल के इमॉर्टल को अपनी डेंजर पूरी तरह से समझ आ रही थी, इसलिए किसी ने भी पावर सेव नहीं की। कुछ लोग तो भाई एकदम फुल ऑन घुस गए थे। फाइट में एकदम जितना था उनके अंदर ना बचा हुआ ट्रम्प कार्ड जो कुछ उनके पास था सब झोंक दिया था, क्योंकि भाई उन्हें पता है क्योंकि अब कुछ हुआ तो खत्म है। हेवली कोड का पर्शिंग ग्रुप पहले ही ओवरवेलमिंग मोमेंटम के साथ आया था, लेकिन जैसे उनका सामना साउथर्न मॉडल और नॉर्थर्न पैंस के जॉइंट काउंटर अटैक से हुआ, उल्टा डिसएडवांटेज में वही लोग आ गए। ड्यूक लॉन्ग कहता है, फेरिजीवी क्या फेड गु रिस्टोर होने की न्यूज़ दुनिया भर में अनाउंस हो चुकी है? ड्यूक लॉन्ग ने हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर से ही बैठकर फेरिजीवी से कॉन्टैक्ट किया था। फेरिजीवी ने कहा, न्यूज़ ट्रेजर हेवन में स्प्रेड हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, आपके करंट बैटल सीन्स ह्यूमन पाथ मेथड के थ्रू हर जगह ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, सब देख पा रहे हैं। रैंक 9 फीड को पूरी तरह से रिस्टोर होने के बाद हेवली कोर्ट का इस न्यूज़ को पब्लिक करना नेचुरल था, ताकि अपनी साइड का मोराल बूस्ट हो और एनिमीज एक तरीके से एक कुछ ना कर पाए, एकदम हिल जाए, डेस्परेट में आ जाए, सिचुएशन में एकदम तबाही हो जाए, वो सोच के ही मर जाए, एकदम ऐसा हो जाए। इससे हेवली कोर्ट को लोगों का सपोर्ट मिल सकता था और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में लूट और chaos जो मचा पड़ा है वो सब खत्म हो सकता था, क्योंकि लोग डरेंगे, फेडगू रिस्टोर हो चुका है ना, इसलिए ये बात सही भी थी। ड्यूक लॉन्ग का पहला ऑर्डर सिर्फ फेडगू की न्यूज़ फैलाने का था, लेकिन फेरिजीवी ने एक स्टेप आगे बढ़कर इनफ्लेमेबल ब्रेसलैंड की बैटल को भी लाइव कर दिया, यानी दूसरों को दिखा दिया। जैसे हुआ नहीं था किसी ने फेंगीवान ने वो हड्डियों को बेचना दिखवा दिया था और न्यूज़ फैलवा दी थी, ये दिखा दिया था, ये देखो मैंने कैसे मारा इस बंदी को, थंडर घोस्ट को। तो वैसे ही इन्होंने भी करा भाई, यहाँ की बैटल को लाइव कर दिया। पूरे जो भी बंदा यूज़ करता है ट्रेजर हेवन का इमॉर्टल वाला बंदा, वो सब देख पाएंगे अब यहाँ पे चल क्या रहा है। एक ही बल्ब में काउंटलेस मॉर्टल्स, गू मास्टर या गुई मॉर्टल जितने भी लोग थे, अच्छा मॉर्टल लोगों के पास भी टीवी की तरह सीन दिखा दिया ताकि वो लोग भी देख पाएँ। सबको बैटल का पता चल गया था। हेवेली कोड का ये मूव उनके जीत के कॉन्फिडेंस को क्लियरली दिखा रहा था। रैंक 9 फेडगू के साथ हेवेली कोड बैटलफील्ड में कितनी बड़ी डोमिनेंस रखती थी, ये तो क्लियर था। पेरिज़ भी चाहती थी कि इस मौके पर साउथर्न मॉर्टल और नॉर्थर्न प्रिंस सब एलीट इमॉर्टल को एक ही बार में कैप्चर करके सेंट्रल कॉन्टिनेंट और हेवेली कोड की प्रेस्टीज ऑल टाइम पीक तक पहुँचा जाए। मतलब पहुँच पहुँच पाएगा, मतलब होगा ना कि अगर सबको कैप्चर कर लिया तो यार इज्जत तो पहुँच ही जाएगी ऊपर। इतना खतरनाक इनके साथ कांड भी हुआ है ना, सब लोगों ने अटैक करा था मिलकर। 4 रीज़न ने एक ही रीज़न पे अटैक कर दिया, तो जो फटी पड़ी थी उस सब का रिकवर हो जाएगा, चड्डी सिल जाएगी इसलिए। ड्यूक लॉन्ग फेरिज़ीवी को सोच समझ एक तरीके से बता चुका था कि ये करना, और फेरिज़ीवी भाई समझदार बंदी थी, उसने ये सब पहले कर दिया था। ड्यूक लॉन्ग ने अपने मन में कहा, साउथर्न मॉर्टल और नॉर्थर्न प्रिंस इमॉर्टल्स अब एक कंसर्न बीस्ट जैसे हो चुके हैं, डाइंग सोल्जर वाली मेंटालिटी के साथ। इसी वजह से फिलहाल हमारी साइड डिसएडवांटेज में है, क्योंकि भाई वो अपना ऑल इन दे रहे हैं। ये टेम्परेरी है, ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ड्यूक लॉन्ग ने फेरिज़ीवी को डीपर इंटेंशन को भी समझ लिया था। थोड़ा-सा अजीब चीज़ थी, लेकिन वो ऑलरेडी ये देख चुके थे कि ऐसा तो होना ही है। हेवली कोड को अपनी पावर मैक्सिमम लेवल पर बढ़ानी थी और दिखानी थी। इससे सिर्फ फेड को रिस्टोर होने की न्यूज़ नहीं, बल्कि ऐसी स्ट्रेंथ भी दिखानी थी जो लोगों को डरा दे और हेवली कोड के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी को ना हो। एक तरीके से एग्जाम्पल ही सेट कर दो। रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में बाकी 4 रीजन ने इंटरफेयर किया था। उन्होंने सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एक तरीके से हल्ला-उल्ला मचाया था, लोगों को मारा था, रिसोर्स को लूट लिया था, जिससे हेवली कोड की जो प्रेस्टीज थी, इतनी गंदी वाली डैमेज हुई तो क्या बताएँ। अब अपनी प्रेस्टीज को वापस लाने के लिए हेवली कोड को साउथर्न मॉर्टल और नॉर्थर्न प्रिंस के इन सब इमॉर्टल्स को फोर्सफुली डील करना था, और इससे उन्हें एक तरीके से ये अगर कैप्चर-वैप्चर कर लिया, लोगों को पकड़-वकड़ लिया तो भाई हो जाएगा, प्रेस्टीज तो रिकवर हो जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज़ थी, फेट वैनिकिश सबसे बेस्ट ऑप्शन था। ये रैंक 9 क्लियर मूव, क्योंकि फेटगू पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका है, इसकी पावर और बढ़ गई थी और टेरिफाइंग हो गई थी और एकदम एब्सोल्यूट हो गई थी। लेकिन फेट वैनिकिश को बार-बार यूज़ नहीं किया जा सकता था। उसे दोबारा एक्टिवेट के लिए टाइम चाहिए। एक एक तो बार-बार पता नहीं मैं इसका नाम क्यों चेंज करता रहता हूँ। इसका नाम फेट वैनिकिश है, वैनक्विश, ओके? तो याद रखना, फेट वैनिकिश। ड्यूक लॉन्ग ने कहा, लगता है मुझे खुद मूव करना पड़ेगा। अगर ये बैटल हर जगह ब्रॉडकास्ट हो रही है और हेवली कोड के इमॉर्टल्स सप्रेस हो रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखेगी। यानी हम मैं खुद जाऊँगा, दूसरों को दिखाऊँगा कि देखो मैं भी यहाँ पे आ गया। मेरे को एक सही चीज़ समझ नहीं आ रही, ड्यूक लॉन्ग तो भाई मरने वाला था, मरण को हो रहा था, लेकिन भाई लगता है फेटगू रिकवर हुआ तो ये ज़िंदा बच गया। मुझे लगा था ये मर जाएगा, लेकिन भाई ये ज़िंदा है अब। कोई नहीं। ड्यूक लॉन्ग ने गू इमॉर्टल को हेवन ओवरसीइंग टावर को कंट्रोल दे दिया कि भाई जाओ तुम ये कंट्रोल करो, मैं चला लड़ने के लिए। बिंग साई चुआन यहाँ पे कहता है, ड्यूक लॉन्ग खुद बाहर आ गया है, सब लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल रहो। बिंग साई चुआन ड्यूक लॉन्ग की टेरिफाइंग पावर को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए तुरंत ही उसने सबको वार्निंग दी थी। यहाँ पे या हुआंग कहता है, सब मिलकर अटैक करो। फेंग युआंग और बाकी सब ने भी तुरंत ही रिस्पॉन्स दिया था। क्लियर जेड, ड्रिपिंग वाइन, टाइनी बैम्बू बिल्डिंग और बाकी इमॉर्टल घोसेस ने
इन रैंक 8 गुई मॉडल को तो प्रोटेक्ट किया था। ड्यूक लॉन्ग जैसे ही बाहर आया, फेंग युआन और बाकी लोगों के जॉइंट अटैक उस पर एक तरीके से पड़ने लग गया। ड्यूक लॉन्ग पे अटैक की बारिश हो गई। मल्टीपल रैंक 8 कलर मूव एक साथ रिलीज हुए थे जिनकी पावर ने पूरी दुनिया को एकदम हिला रखा था। तभी एक आवाज आती है, बी केयरफुल, डॉज इट, बचो उससे। पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में स्पेशली 10 ग्रेट एशियन सेट के अंदर बहुत सारे गुई मॉडल शॉक में चिल्लाने लगे कि अरे ड्यूक लॉन्ग भैया मर जाओगे, बचो बचो, वो बहुत खतरनाक अटैक है, मर जाओगे। क्योंकि सब लोग देख रहे हैं ना, होता नहीं, लोग टीवी में देखते रहते हैं तो चिल्लाने लग जाते हैं, अरे भाई बच जा बच जा, वैसे टाइप का। वीडियो सीन्स के थ्रू उनके मतलब देख पा रहे थे कि भाई कैसे ड्यूक लॉन्ग यहाँ पे जा रहा है और कैसे उसके ऊपर अटैक ही अटैक हो रहे हैं। तो लोग वरीड हो गए थे, जो टेंशन ले रहे थे अरे ड्यूक लॉन्ग को कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन जैसे ही सारे अटैक लगे, बैम बैम लगातार लाउड एक्सप्लोजन हुए, हर तरफ से डस्ट क्लाउड हर तरफ फैल गए। डस्ट के अंदर ड्यूक लॉन्ग का जाइंट बॉडी बिल्कुल भी हिला तक नहीं, उसके अराउंड घूम रहे। तभी हम आगे देखते हैं, यहाँ पे बिंग सेचुआन ड्यूक लॉन्ग को देखते हुए दांतों को कस लिया, आंखें एकदम कंफ्यूज हो गई। बंदा कहता है ये पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। 7 एक्सट्रीम डेसोलेशन अब नहीं है हमारे पास, सिर्फ आधा टूटा क्लैमिटी लकल्टर के साथ हम इसका मैच नहीं कर सकते। अब हम करें क्या? क्योंकि याद होगा जो 7 एक्सट्रीम डिसोल्यूशन थे वो पैंथम रिवर से निकले थे और पैंथम रिवर फेडगो ने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो जितने भी लोग वहां से निकले थे सारे के सारे डिसिपेट हो गए, खत्म हो गए, हवा बन गए, वो सारे गायब हो गए। ऐसा लगा कि जैसे कभी वो आए ही नहीं थे। इसलिए तब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बंदे ने बोला बिंग सेचुआन ने अब क्या करें, उसी वक्त इमोर्टल किलर मूव मैरिड घोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन यूज हुआ फेंग युआन वाला, और इमोर्टल किलर मूव सेंटीपीड स्कार जो कि हेवेली लॉर्ड बाइजू ने यूज करा था। फेंग युआन और हेवेली लॉर्ड बाइजू ने एक साथ किलर मूव चला दिए थे। एक साइड स्वॉर्ड क्यू एकदम मैडनेस की तरफ फैल गई, आसमान पूरा घोस्ट ड्रैगन से भर गया। दूसरी साइड ग्रे कलर का जाइंट सेंटीपीड अब भाई इल्यूजन तरीके से निकला स्मोक या जो क्लाउड था उसके अंदर से, और लग ऐसा लहर जैसे बिल्कुल रियल लग रहा था, बिल्कुल रियल। दोनों किलर मूव ने हर डायरेक्शन से ड्यूक लॉन्ग को कवर कर लिया। सेंट्रल कॉर्नर के लोग शॉक में चिल्लाने लग गए, सब ड्यूक लॉन्ग के लिए टेंशन में आ गए थे। ड्यूक लॉन्ग इसको देखते हुए कहता है अच्छे मूव्स हैं लेकिन काफी नहीं। इमोर्टल किलर मूव क्यूआई करंट सीजर्स, और बूम आवाज आई, एक बड़ा एक्सप्लोजन। क्यूआई करंट सीजर हर तरफ फैल गए, घोस्ट ड्रैगन कागज जैसे कट गए। सेंटिपीड और बुरी तरह से उसकी तो हालत हो गई, तो टूट कर एकदम हवा में गायब हो गया, बिखर गया। ड्यूक लॉन्ग को ठीक देखकर पूरा सेंट्रल कॉन्टिनेंट खुश हो गया था। तभी यहाँ पे एक बंदे जो थे वो कहने लग गए, अरे अरे वो तो ड्रैगन हॉर्न वाला, वो तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट का बंदा है ना। दूसरा बंदा कहता है वो ड्यूक लॉन्ग है, लेजेंडरी रेड लोटस डिमन वनरेबल का मास्टर। तीसरा बंदा कहता है हेवली कोर्ट ने मूव कर दिया है, मुझे रिट्रीट करना चाहिए। चौथा बंदा कहता है रिसोर्स काफी लूट लिए हैं, यहाँ से निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं। ड्यूक लॉन्ग और फेरी जीवी की प्रेडिक्शन के हिसाब से बिल्कुल वही हुआ था। जो इन्वेड करने वाले गुई मॉडल थे, जो ईस्टर्न सी, वेस्टर्न डिजर्ट या बाकी 4 रीजन से जो आए थे। देखो यहाँ पे जो फेंगयुआन, लॉन्गेविटी, हेवन, साउथर्न, ये और वेस्टर्न डिजर्ट, ये सारे लोग क्या करने आए थे, हेवेली कोड को रोकने के लिए आए। लेकिन ये तो हेवेली कोड को रोकने आए हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ अलग से, जैसे इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता कि कोई अकेला या 2 लोगों का ग्रुप या 4 लोगों का ग्रुप आ गया फायदा उठाने बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कि चलो हेवेली कोड को लूट लेते हैं चल के, वहां लड़ाइयाँ हो रही होंगी, हम लूट लेंगे जाके। तो ऐसे बहुत सारे लोग लूटने आए थे, लेकिन भाई क्या हुआ, वो सारे अब फट के हाथ में आ गए। फेडगू रिस्टोर हो गया है, लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि भाई ड्यूक लॉन्ग कितना पावरफुल है, ड्यूक लॉन्ग मतलब मूव कर रहा है। तो फट के हाथ में आ गए, अब सब भागने लग गए हैं। हवेली लॉर्ड बाइजू भाई चेहरा तो एकदम भाई फीका सा पड़ गया था। बंदा कहता है हमारी एट्रिशन बैटल स्ट्रेटजी बिल्कुल फेल हो चुकी है, अब हम क्या करें। लेकिन ड्यूक लॉन्ग यहाँ पे कहता है वो सब छोड़ो, अब मेरी बारी। ड्रैगन शेप्ड क्यूआई एकदम चमकी, ड्यूक लॉन्ग पल भर में ही गायब हो गया। बंदे कहते हैं सो फास्ट, कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। ये हुआंग का दिमाग तो भाई डेंजर सिग्नल में बज रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कहीं ड्यूक लॉन्ग उसके पास ना आ जाए। लेकिन क्या हुआ, वही हुआ। तुरंत ही ठीक उसके ऊपर ही ड्यूक लॉन्ग सीधा उसके ऊपर ही अपीयर हुआ। ड्रैगन क्लॉ जोर से एकदम उसके ऊपर गिरे। ये हाउ फेंग बस हाथ उठा के ब्लॉक ही कर पाया और बूम आवाज आई। ये हाउ फेंग ही था या याओ फेंग, जो भी मैंने इसका नाम बोल दिया, तो यही नाम था इसका। और बूम आवाज आई। ये हाउ फेंग 500 फीट ऊपर से सीधा नीचे गिरा, जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। ये हाउ फेंग कहता है डर के मारे एकदम खून थूकता हुआ, "हाँ, ये क्या था भाई। अटैक इतना खतरनाक था कि डिफेंस तो टूटा ही टूटा, भाई की हड्डी वड्डी सब टूट गई, सब बराबर कर दिया। ड्रैगन शेप्ड क्यूआई फिर से एकदम खतरनाक तरीके से चमकी। ड्यूक लॉन्ग वापस से गायब हुआ। यी हाउफेंग के सामने से सीधा गायब हुआ, और इसी वक्त 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर और ची क्यू यू लेफ्ट और राइट से आ गए, और स्पीड फॉलो तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक्सपीरियंस होने से उन्हें पता था कि ड्यूक लॉन्ग यहाँ से वहाँ कहाँ पे अपीयर होगा, तो वो भी उसके आसपास आने की कोशिश कर रहे थे। ये हाउफेंग को फिनिश ही करेगा, यानी उनको पता चल गया था कि ड्यूक लॉन्ग अटैक करेगा, ये हाउफेंग को फिनिश करेगा क्योंकि ये कमजोर बंदा है। और उसके ऊपर अटैक हुआ, ड्यूक लॉन्ग अपीयर हुआ और यहाँ से ड्यूक लॉन्ग गायब हुआ। लेकिन भाई इसको पीछा करने लगे 5 एलिमेंट ग्रैंड
मास्टर। वो बंदा कहता है अपना 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर कहता है ड्यूक लॉन्ग तू फँस चुका है, अब तू यहीं पे ट्रैप होगा। चीक्यू भी कहता है यही हमारा ट्रैप था, अब तू यहाँ पे ट्रैप होगा। एक नॉर्थर्न प्लेन्स और एक साउथर्न बॉर्डर फॉर्मेशन यहाँ पे लगी हुई थी। इमॉर्टल ने तुरंत ही यहाँ पे रिस्पॉन्ड करा, फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। ड्यूक लॉन्ग कहता है इतनी छोटी फॉर्मेशन मुझे रोकेगी, मेरी लाइट को रोकेगी। भाई अपना लाइट वाली फॉर्म में आ चुका है, एकदम इधर से उधर टेलीपोर्ट वाली, लेकिन ये टेलीपोर्ट अभी शायद हो नहीं पा रहा क्योंकि फॉर्मेशन लगी हुई है। लेकिन भाई कह रहा है कि तोड़ देंगे हम फॉर्मेशन को और छोड़ेंगे नहीं और गायब हो जाएंगे यहाँ से भी। उसने बॉडी को भाई झटकाया, पूरी स्ट्रेंथ लगा दी, फॉर्मेशन को चीरता फाड़ता हुआ चिक्यू और ग्रैंड मास्टर को बैकलेस करते हुए सीधा भाग गया। यानी गायब ही हो गया, भागा कहाँ, गायब हो गया। लेकिन इतनी छोटी डिले की वजह से यहाँ पे ड्यूक लॉन्ग ये हाउ फेंग को मार नहीं पाया। यानी पूरा फिनिश करना होगा उसको कि एक मारा, जमीन में दबा दिया, लाइट में बदला ताकि कोई अटैक ना लगे और पूरा फिनिश करने वाला होगा। लेकिन भाई ग्रैंड मास्टर ने और ने क्या बोले चिक्यू ने पकड़ लिया उसको, लेकिन पकड़ भी नहीं पाया अच्छे से क्योंकि ड्यूक लॉन्ग भाग गया। ही हाउ फेंग गड्ढे से निकल चुका था, हील करते हुए अंदर से एकदम कांप रहा था। डर तो भाई उसके अंदर बस सा गया था। ड्यूक लॉन्ग की पावर इसकी सोच से बहुत ज्यादा थी। साउथर्न बॉर्डर का फेमस रैंक 8 एक्सपर्ट 3 मूव के अंदर ही ऑलमोस्ट मर चुका था बिल्कुल। बंदा कहता है इसको शायद सिर्फ कोई वनरेबल ही रोक सकता है। डिफेंस, ऑफेंस, मूवमेंट हर चीज में ड्यूक लॉन्ग सुपीरियर है, इसको रोकेगा कौन? साउथर्न नॉर्थर्न इमॉर्टल डर के मारे कांपने लग गए थे। ऊपर से रैंक 9 हवर ओवरसिंग टावर कंप्लीट फेडगू के साथ यहाँ पे मौजूद था, तो उसकी तो और फटी पड़ी थी कि मतलब ये भी है, ड्यूक लॉन्ग भी है, तो क्या करेंगे। तभी जोरदार एकदम आवाज सुनाई दी, जमीन फटने लग गई। पूरे बैटलफील्ड में एक जाइंट क्रैक फैल हो गया, एकदम बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा रिफ्ट जैसा बूम आवाज आई, जमीन फटी, मिट्टी और पत्थर सब सुनामी जैसे उछल गए। माउंटेन के साइज का एक भयानक ड्रैगन उस क्रैक जो क्रैक था उससे निकला, उसके मुंह से मतलब एकदम तेज से एकदम दांत एकदम चमक रहे थे। वो जो ड्रैगन था आ रहा था ऊपर। अब पता चलता है कि कौन सा ड्रैगन था। असल में ये जो ड्रैगन आया था ये और कोई नहीं था। इस ड्रैगन का साइज फेंगियोन ड्रैगन का मत मानना, ये ड्रैगन उससे करीबन बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और ये वही ड्रैगन था डी ज़ांगशेंग। डी ज़ांगशेंग कहता है ड्यूक लॉन्ग मैं तुझे टुकड़ों में कुचल डालूंगा। लेजेंडरी इमोरियल टेसोलेट बीस्ट डी ज़ांगशेंग आ चुका था। ड्यूक लॉन्ग कहता है हैं, उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया। फिर वो बिना डॉज किए सीधा उस जो ड्रैगन था उसके ऊपर चार्ज कर गया। एक इमॉर्टल और एक बीस्ट टकरा गए। फाइट बिल्कुल स्टेलमेट पे चली गई थी, जैसा लग रहा था कि भाई दोनों बिल्कुल बराबर के पावरफुल हों। हेवली कोड के इमॉर्टल्स कहते हैं टी ज़ोंगशेंग इतना स्ट्रांग कब हो गया कि ड्यूक लॉन्ग के बराबर है। 5 रीजन मर्ज हो रहे हैं, अर्थ वेन यूनाइट हो रही हैं। इस बैटल में इतनी मतलब जाने गई हैं, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर गुस्सा और वो हेटेड ये सब भर गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ डी ज़ोंगशेंग को बूस्ट मिल गया, तभी तो इतना पावरफुल हो गया है। पर डी ज़ोंगशेंग को तो हिडन ड्रैगन केव में बांध दिया था ना, सील कर दिया था, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? सब कंफ्यूज थे एकदम। सब जानते थे कि डी ज़ांगशेंग को पहले ड्यूक लॉन्ग ने ही सप्रेस किया था, इसलिए उसका ड्यूक लॉन्ग से बदला लेना तो नेचुरल था। जैसे ड्यूक लॉन्ग ने पहले कहा था कि डी ज़ांगशेंग की स्ट्रेंथ अब उसके बराबर पहुंच चुकी थी और अब क्या बोले, अगर इसे रोका नहीं गया तो डी ज़ांगशेंग दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी इमोरल बीस्ट बन जाएगा। सच में मुश्किल वक्त में रास्ता निकाल ही एक तरीके से निकल ही आता है और इस मौके का फायदा उठाओ, जल्दी से रिट्वीट करो। बंदों के मन में क्वेश्चंस भी आ रहे थे और चीजें भी उठ रही थी कि भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। अलग ही सीन चल मच गया था भाई बीच चीज़ों में, मतलब यहाँ से डी ज़ांगशेंग उठ के आगे लड़ने के लिए क्या बताएं। फेंग युआन कहता है नहीं, रिट्रीट नहीं करना, हमें भागना नहीं है, ये परफेक्ट चांस है अटैक करने का। ड्यूक लॉन्ग डी ज़ांगशेंग में ही फंसा हुआ है, अब हम हेवन ओवरसिंग टावर पे जाकर फेडगू को ही तोड़ देंगे। ये कहते ही फेंग युआन सबसे आगे हेवन ओवरसिंग टावर की तरफ चार्ज कर गया। बिंग साइचुआन तुरंत ही रिएक्ट करता है, नॉर्थर्न प्लेन्स इमोर्टल्स को बुलाकर पीछे लग जाता है और साउथर्न बॉर्डर इमोर्टल्स को एक पल में फ्रेंजी में आकर फुल फोर्स से अटैक कर देते हैं। उन्हें भी लग ही रहा था कि भाई यही अटैक करने का टाइम है। ड्यूक लॉन्ग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से में था, लेकिन डी ज़ांगशेंग ने उसे भाई एक तरीके से मजबूती से रोक रखा था, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ड्यूक लॉन्ग बस देख सकता था जब फेंग युआन और बाकी सब लोग हेवन ओवरसिंग टावर के ऊपर अटैक करने जा रहे थे। सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, सीन दिखाया जाता है कहीं और की साइड पर। यहाँ पे बूम आवाज आई, दूर दूर तक लाउड एक्सप्लोजन सुनाई देता है। यहाँ पे मी लांग वांग चिल्लाते हुए कहता है इलेक्ट्रोलेटेड आयरन स्टार फ्लावर छोड़ दो, वरना मैं मर गया तो तुम दोनों को भी नहीं जीने दूंगा। 3 गुई मॉडल फाइट में लगे हुए थे। यहाँ पे मी लांग वांग नाम का जो बंदा था जो ये बात कह रहा था वो था सेंट्रल कॉन्टिनेंट का बंदा। यहाँ पे एक दूसरा बंदा था जिसका नाम था ग्रेट ट्रेजरी मॉडल, जो ईस्टर्न सी का बंदा था, रैंक 7 इन्फॉर्मेशन बात का बंदा। और यहाँ पे तीसरा बंदा था जियान यीशेंग, सेंट्रल कॉन्टिनेंट का बंदा, रैंक 6 स्वॉर्ड स्केप एक्सपर्ट था। यहाँ पे जो ग्रेट रेजरी मॉडल नाम का बंदा था वो कहता है सिर्फ एक रैंक 7 मटेरियल के लिए मुझे इतना चेज, हाँ वो फ्लावर तुमने ग्रो किया था, मुझे इंटरेस्ट आया इसलिए एक चुरा लिया, अगर और पीछा किया तो मैं डेथ तक फाइट करूंगा, ईस्टर्न सी इमॉर्टल वीक नहीं होते। यहाँ पे जियान ईशन कहता है सीनियर बिल्कुल सही, अभी बेस्ट चांस है, मी लांग वांग को खत्म कर देते हैं। हैं
यहाँ पे जियान यीशंग तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट का बंदा है। ओके, तो ईस्टर्न सी और सेंट्रल कॉन्टिनेंट दोनों मिलके एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट मी लांग गुआंग को लपेट रहे थे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल एग्री कर लेता है। उसे फ्लावर का आइडिया जियान यीशंग ने ही दिया था और क्योस का फायदा उठाकर दोनों ने फ्लावर चुराया और मी लांग गुआंग ने पकड़ लिया और चेस शुरू कर दिया था। मी लांग वांग एक तरीके से हंसते हुए कहता है, समझ गया। फिर शॉकिंग बात बोलता है, ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल, तुम्हें जियान यीशंग ने चीट किया। मेरे वैली में 13 स्टार फ्लावर थे, तुमने एक लिया। जियान यीशंग ने 3 तोड़ लिए और बाकी सब उसने स्वॉर्ड अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिए। जियान यीशंग हंसते हुए कहता है, चीप ट्रिक है ये मियांग लेंगवांग। तभी यहाँ पे ट्रेजरी वाला जो इमॉर्टल था गुस्से में एकदम जियान जियान यीशंग को घूरता है और फिर ट्रेजरी मॉडल कहता है, जियान यीशंग, हिम्मत कैसी हुई, तूने मेरे को चीट कर दिया। जियान यीशंग इनसाइड अपने अंदर सोचते हुए कहता है, प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम है। दोनों इन्फॉर्मेशन पाथ वाले हैं। नेक्स्ट सेकंड वो खुद स्वॉर्ड बन के फुल स्पीड से यहाँ से स्केप कर जाता है कि चलो अब छोड़ो, यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता था सामने जो बंदे हैं जिनसे वो लड़ रहा है, एनिमी भी और ये जो इसके साथ वाला बंदा था वो भी, दोनों इन्फॉर्मेशन पाथ के बंदे थे, तो इसका झूठ पकड़ लिया गया। यहाँ पे मी लांगवांग कहता है, ये रैंक 7 हो चुका है, स्पीड इतनी फास्ट इसकी कैसे हो गई। ग्रेट ट्रेजरी मॉडल को समझ आ जाता है कि उसे टूल बनाया गया था। ग्रेट ट्रेजरी मॉडल कहता है, ब्रदर मी, मैं फ्लावर रूट्स के साथ वापस कर दूंगा, दोबारा प्लांट हो जाएगा, इक्वल वैल्यू के साथ कंपनसेट भी तुम्हें मैं कर दूंगा। मी लांगवांग कहता है, तो फिर ये जो तुम बोल रहे हो इसकी कोई कंडीशन भी होगी। तो ट्रेजरी मॉडल कहता है, दोनों मिलकर ना जियान यीशंग को ही लपेटते हैं, इसको हंट करते हैं, इसने ही मुझे पागल बना के आपके पास लाया था। मी लांगवांग स्माइल करता है और कहता है, ईस्टर्न सी के फ्रेंड, साथ में काम करने के मैं भी हॉनर करता हूँ, आपके साथ रिस्पेक्ट देता हूँ, चलो। दोनों अलायंस बना के भाई चेस स्टार्ट कर देते हैं उस ट्रेटर का। पर गुस्सा और बढ़ जाता है जब पता चलता है कि जियान यीशंग दूर कहीं, मतलब दूर ना नहीं गया था, वो चाहता था कि ये दोनों ना पहले फाइट करें, फिर वो वापस आके सब लूट ले। मतलब उसका प्लान ये था कि ये दोनों फाइट करेंगे फिर ये बंदा लूट लेगा, ये था उसका। लेकिन अब ये दोनों साथ में मिल गए और उसका ही पीछा कर रहे थे। अब जब उसने दोनों को साथ में आते देखा, वो शॉक्ड और अनॉयड भी हो गया, पर पैनिक नहीं हुआ वो। और अपना जियान यीशंग एकदम हँसते हुए कहता है, रैंक 6 पे भी मेरी स्वॉर्ड एस्केप से रैंक 7 लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। यानी भाई कहना चाहता है कि जब मैं रैंक 6 पे था, तब भी लोग मुझे पकड़ नहीं पाते थे। मेरा जो स्वॉर्ड एस्केप है, इससे लोग मुझे पकड़ नहीं पाते थे, चाहे रैंक 7 वाला बंदा भी सामने क्यों ना हो। और अब तो मैं खुद भी रैंक 7 पे आ गया हूँ, तो ये लोग तो मुझे अपनी नेक्स्ट ज़िंदगी में ही पकड़ पाएँगे। बोल के जियान यीशंग स्वॉर्ड एस्केप एक्टिवेट करके निकल जाता है। मी लांगवांग और ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल भाई गाली देते रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जियान यीशंग कहता है, डैम, स्वॉर्ड एस्केप फास्ट है पर लॉन्ग टाइम नहीं चल सकता, ऊपर से दोनों इन्फॉर्मेशन पाथ के हैं, मुझे ट्रैक जरूर कर लेंगे। हर क्रिटिकल मोमेंट पर जियान यीशंग स्वॉर्ड एस्केप पे भागता रहा, पर थोड़ी देर में दोनों फिर से कैचअप कर लेते हैं। जियान यीशंग कहता है, ऐसे कैसे, मतलब ऐसे चीज का क्या मतलब, तुम्हारी इमॉर्टल एसेंस तो वेस्ट हो रही है ना, मेरे पीछे क्यों लगे हो तुम दोनों। तो यहाँ पे मी लांगवांग कहता है, तू नया रैंक 7 है, यहाँ पे रिजर्व कम है, आज तुझे खत्म करके ही रहेंगे। तो यहाँ पे ट्रेजरी इमॉर्टल भी कहता है, ईस्टर्न सी इमॉर्टल्स को फूल बनाना इतना इजी नहीं होता चोमू। जियान यीशंग पैनिक में आ जाता है और कहता है, मी लांगवांग, हम दोनों सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हैं, तो बाहर वाले के साथ मिलकर मुझे ट्रेटर क्यों मान रहा है। मी लांगवांग कहता है, आज तूने मुझे ऑफेंड किया है, तेरी डेथ तो पक्की है। जियान यीशंग फिर भी भागता रहा। जब ट्रेजरी इमॉर्टल बोलता है, मतलब भागते वो बोल देता है, ट्रेजरी इमॉर्टल कहता है, ओह नो, उसने मेरा ट्रैकिंग मेथड डिस्कवर कर लिया है, अब मैं उसे ट्रैक नहीं कर पाऊंगा। माउंटेन पास जाते ही जियान यीशंग को राइट आर्म मिलता है, वो खुद का हाथ काट लेता है और एस्केप कर जाता है। यानी इसका जो राइट आर्म था उसके ऊपर कोई ट्रैकिंग मेथड होगा, वो अपना ही हाथ काट लेता है ताकि बच सके। ट्रेजरी इमॉर्टल अब कहता है, अब सब तुम पे डिपेंड करता है, तुमने जो मेथड यूज कर रखा है उसके ऊपर सब डिपेंड करेगा। यहाँ पे मी लांगवांग हंसते हुए कहता है, अरे रिलैक्स करो, चेस अभी भी कंटिन्यू होती रहती है, क्योंकि मी लांगवांग का ट्रैकिंग मेथड था। जियान यीशंग का फेस अभी भी व्हाइट हो जाता है, इमॉर्टल एसेंस ऑलमोस्ट जीरो था। जियान यीशंग कहता है, मैं मरने वाला हूँ पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ट्रेजरी का मेथड तो तोड़ दिया मैंने, लेकिन मी लांगवांग तू मुझे कैसे चेस कर रहा है, मैं तेरा सब हैंडल कर सकता हूँ, पर ये मेथड समझ ही नहीं आ रहा है। मरने से पहले सच बता दे प्लीज, ये मेथड क्या है, क्या चीज है ये। तो मी लांगवांग कहता है, सपना देखना बंद कर, इग्नोरेंट घोस्ट बनकर मर जा तू। तब यहाँ पे जियान यीशंग लास्ट में स्वॉर्ड एस्केप यूज करके निकल जाता है। ट्रेजरी इमॉर्टल कहता है, ये बंदा बहुत ही क्राफ्टी है, हमें बातों में उलझा दिया ताकि अपना इमॉर्टल एसेंस रिकवर करे और एकदम से स्पीड बढ़ा के भाग जाए। मी लांगवांग कहता है, जब तक सेंट्रल कॉन्टिनेंट में है एस्केप नहीं करेगा। ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल कहता है सरप्राइज होते हुए, तुम्हारा मेथड तो मुझे भी समझ नहीं आया यार, क्या मेथड है तुम्हारा जिससे तुम उसे ट्रैक कर पा रहे हो। तो मी लांगवांग कहता है, अरे ये मेरा नहीं है, जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वल्नरेबल का अरेंजमेंट है। मी लांगवांग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए आगे कहता है, इस मूव का नाम है एवरीबॉडीज विजन। सेंट्रल कॉर्नर के
इमॉर्टल्स, गू मास्टर, गू इमॉर्टल्स सब अपनी विज़न शेयर करते हैं। कोई भी जियान निशंग का ट्रेस देखे, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी जहाँ-जहाँ से भी जियान निशंग जा रहा है, वो जगह कोई ना कोई उसको देख ही रहा होगा और जैसे ही कोई उसको देखता है, मुझे पता चल जाता है। तो ट्रेज़री इमॉर्टल कहता है, इनक्रेडिबल यार! 1 मिनट यार, पर रुक, एक चीज़ रुक ज़रा। वो अचानक शॉक हो जाता है। अगर मी लांग वांग एवरीबॉडीज़ विज़न यूज़ कर रहा है, तो पीपल यूनाइटेड हर्ड के अंदर मतलब सेंट्रल कॉर्नर के एनिमी के साथ काम ही नहीं कर सकता। तभी जियान निशंग एकदम हँसता है और कहता है, "हा, हा, 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 ग्रेट ट्रेज़र इमॉर्टल, तुम ट्रैप में फँस गए हो।" असल में अब हमें पता चलता है पे सीन क्या हुआ था। असल में ना ये जो जियान निशंग है और ये जो मी लांगवांग है, इन दोनों ने ट्रैप में फँसा दिया अपने ईस्टर्न सी वाले बंदे को ताकि इसको लपेट के शायद मार ही दें। ये सीन हुआ है यहाँ पे। उनके साथ कई सेंट्रल कॉर्नर के लोन इमॉर्टल्स अपीयर होते हैं। एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, ग्रेट ट्रेज़र इमॉर्टल ट्रैप हो जाता है। और ट्विस्ट यहाँ पे एक चीज़ था, सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी थी। मी लांगवांग की इलेक्ट्रोलाइटिक आयरन स्टार फ्लावर सिर्फ़ बेट थी यानी एक चारा थी, ताकि ग्रेट ट्रेज़री मॉडल एक बड़ा फ़िश मतलब बाहर आए और पकड़ लिया जाए। और एट द सेम टाइम यहाँ पर कहीं और ही सीन दिखाया जाता है, हेवली कोर्ट की बैटलफ़ील्ड में। यहाँ लंबी बैटल अब फाइनली क्लाइमैक्स पर आ गई थी। फेंग युआन और बाकी सब हेवन ओवर सिंह टावर की तरफ चार्ज कर रहे थे, जबकि ड्यूक लॉन्ग तो भाई अपना डी ज़ांगशेंग के अंदर ही बिज़ी था। अगर फेंग युआन और बाकी लोग हेवन ओवर सिंह टावर में घुस जाते और फेंग युआन फेट गू को डिस्ट्रॉय कर देता, तो हेवली कोर्ट का पूरा प्लान यहीं पे फेल हो जाता। लेकिन अगर फेंग युआन फेट गू डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, तो साउथर्न और नॉर्थर्न इमॉर्टल्स बुरी तरह से फँस जाते और हेवली कोर्ट के गू इमॉर्टल मतलब उन्हें हर डायरेक्शन से घेर लेते। फेंग युआन कहता है ये मेरा फाइनल चांस है। मुझे उसी मोमेंट जैसे उसने बोला ना मुझे, उसी मोमेंट हेवन ओवर सिंह टावर से एकदम डार्ज़लिंग व्हाइट लाइट एकदम फूट पड़ती है और यूज़ होता है रैंक 9 का इमॉर्टल किलर मूव, फेट वैंक्विश। फेंग युआन कहता है फेट वैंक्विश दोबारा यूज़ होने का टाइम इतना कम कैसे हो गया? वो बहुत शॉक्ड हो गया था। लगभग उसी वक़्त व्हाइट लाइट पूरी तरह से गायब हो जाती है। बैटलफ़ील्ड में ना शॉकिंग चेंज हुआ था। फेंगयुआन के साइड के कई इमॉर्टल गू हाउसेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। उनके सारे अंदर के जितने भी गू इमॉर्टल्स थे वो मर गए थे। फेंगयुआन के बिल्कुल पीछे खड़े 2 रैंक 8 गू इमॉर्टल में से एक ऑलमोस्ट मरने वाला था, दूसरा बेहोश हो चुका था। बाकी सब इमॉर्टल भी बहुत ज़्यादा बैडली इंजर्ड थे। फेट वैंक्विश की पावर इतनी टेरिफाइंग है। एक बंदा दूसरा कहता है साउथर्न बॉर्डर की बैटल में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हैं? तीसरा बंदा कहता है कंप्लीट रैंक 9 फेट गू तो भाई टू स्कैरी है। ये हेवन ओवरसीइंग टावर की असली पावर है, इसे रोकना तो इम्पॉसिबल है। साउथर्न बॉर्डर नॉर्थर्न पैस के गू इमॉर्टल को भाई गहरा एकदम हो गया था, डेस्पेयर फील हुआ था। उनका पूरा मोराल कंप्लीटली टूट चुका था क्योंकि इतनी खतरनाक पावर उन्होंने देख ली थी। इसके अपोजिट हेविली कोड के ग्रीन मॉडल और सेंट्रल कॉर्नर के काउंटर्स लोग खुशी से एकदम चीयर करने लग गए थे। वो कह रहे थे हेविली कोड जिंदाबाद, इन इन्वेडर्स को मार डालो, इन्हें खून के मतलब खून का प्राइस चुकाना पड़ेगा। ऐसी पावर के साथ सेंट्रल कॉर्नर की विक्ट्री पक्की है। किलर मूव एवरीबॉडीज विजन के थ्रू सेंट्रल कॉर्नर के लोग ये सीन देख पा रहे थे। उनका मोरल एकदम स्काई हाई हो गया था। हेविली कोड के डिवाइन माइट सबके दिल में एकदम छप गई थी। यहाँ पे एक यंग गर्ल कहती है, माँ वो बंदा क्यों नहीं गिरा, वो अकेला बंदा क्यों नहीं गिरा? माँ सब तो गिर गए, बाकी सारे डीमंस गिर गए, लेकिन वो नहीं गिरा। वो अपनी माँ के एकदम हाथ पकड़ के पूछती है कि वो जो अकेला इंसान वहाँ खड़ा है, जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं सब लोग, वो क्यों नहीं गिरा है? वो जो माँ थी वो कहती है, मैं भी नहीं जानती, माँ भी नहीं जानती, पर चिंता मत करो, सेंट्रल कॉर्नर के गू इमॉर्टल हम सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम नहीं हारेंगे। अब पता चलता है फेंग युआन, हाँ, वो अदरवर्ल्डली डीमन था, नॉर्मल नहीं कंप्लीट अदरवर्ल्डली डीमन था। फेट वैंक्विश उसके लिए बस एक हार्मलेस लाइट जैसा था, कुछ उखाड़ नहीं सकता था उसका। थोड़ी देर सब एकदम शॉक के बाद साउथर्न और नॉर्थर्न इमॉर्टल समझ गए इस चीज़ को। अभी हवेली कोर्ट के गू इमॉर्टल हेवन ओवरसिंग टावर से बाहर आ चुके थे और फेंग युआन को रोक रहे थे, उसे टावर के आसपास जाने से मतलब रोक रहे थे। लेकिन फेंगयुआन का होना ही साउथर्न और नॉर्थर्न सिमोटल के दिल में एकदम स्पार्क बना गया था कि भाई जब तक फेंगयुआन है तब तक तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। एक इंस्टेंट में ही बुझा हुआ फायर वापस से जल उठा क्योंकि होप अभी भी थी, फेंगयुआन अभी भी था। बंदे कहते हैं वही हमारी लास्ट होप है। हाँ, अभी हमारे पास फेंगयुआन है। तीसरा कहता है मुझे वो पसंद नहीं, पर ये जो पर था काफ़ी था। साउथर्न और नॉर्थर्न सिमोटल्स की आंखों में रोशनी एकदम चमक आई। एक बंदा कहता है इनका मोराल कैसे बढ़ गया? ये लोग देख रहे थे ना इन सबकी बैटल को, तो बंदे कहते हैं अरे इनका मोराल कैसे बढ़ गया? हेविली कोड के इमॉर्टल और भी ज्यादा शॉक हो गए, वो भी पूछ रहे हैं भाई ये कैसे हो गया? ड्यूक लॉन्ग कहता है जल्दी फेंग युआन को मार दो। कमांड देते ही डी जांगशंग ने उसे वापस मतलब एक तरीके से काट लिया। वो बिजी है भाई, ड्यूक लॉन्ग कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पे हेवन ओवरसीइंग टावर और हेविली कोड के बंदों को ही फेंग युआन से लड़ना पड़ेगा।
पर चाहे डी ज़ांगशन कितना भी ज़ोर लगाए, ड्यूक लॉन्ग की बॉडी पर सिर्फ़ कुछ स्कार्स ही आ रहे थे, स्पार्क्स निकलते, कोई सीरियस डैमेज नहीं मिलता था ड्यूक लॉन्ग को। उसी वक़्त ट्रेज़र वाले हेवन के थ्रू वू योंग का कमांड आया। वू योंग कहता है, साउथर्न अलायंस के इमॉर्टल, मेरी बात सुनो, सारी स्ट्रेंथ यूज़ करो, फेंग युआन को हेवन ओवरसिंग टावर तोड़ने में मदद करो और फेट गू को डिस्ट्रॉय करो। बिंग साइचुआन भी रिएक्ट कर गया। बिंग साइचुआन भी चिल्लाते हुए कहता है, फेंग युआन की मदद करो, ये हमारा फाइनल चार्ज है, अगर फेल हुए सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, अटैक करो, यही मौका है। तभी भाई क्या बोले ये लोग, फेंगयुआन जो मतलब फेंगयुआन को रोका जा रहा था, पीछे से आती एनर्जी फ़ील करता है, उसकी आँखों में चमक उड़ जाती है कि भाई भले ही मेरे पीछे सारे एक टाइम पे सब लोग मुझे मारने के लिए घूमते रहते थे, लेकिन अभी ये सब मेरे साथ है, तो अब तो भाई मज़ा आएगा। किलिंग इंटेंट भाई आसमान में पहुँच जाता है फेंगयुआन का भी, वो भी ज़ोर से हँसता है फेंगयुआन, उसकी आवाज़ पूरे बैटलफ़ील्ड में गूंज उठती है। फेंगयुआन कहता है, अच्छा है, अब से तुम सब मुझे रोक के दिखाओ और ये या तो तुम मरोगे या तो फिर मैं। हेवली कोट वालों को चिल्ला के कहता है, भाई पता है ना पीछे इसके सारे लोग हैं, सब आ गए हैं लड़ने के लिए। बैटल के इस मोमेंट पे फेंगयुआन और साउथर्न अलायंस जितने भी थे, साउथर्न नॉर्थर्न सब एक साथ हो गए थे। इमॉर्टल्स एक साथ बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। फेंगयुआन सबसे आगे था इसमें, स्पेयर के जैसा शार्प टिप बन के सीधा आगे घुस रहा था। फेंगयुआन ही अब साउथर्न और नॉर्थर्न इमॉर्टल की आखिरी होप बन चुका था। सबकी एक्सपेक्टेशन उसके शोल्डर पर थी। साउथर्न नॉर्थर्न इमॉर्टल सोच के कहते हैं, कितना आयरॉनिक और पिटीफुल है, इस बैटल में हम अपने ही एनिमी पर होप रख रहे हैं। हेवली कोड के गो इमॉर्टल कहता है, फेंगयुआन के साथ मिलना, ये लोग पक्के इविल डिवंस हैं। अब कहने को कुछ था ही नहीं, सब कुछ बेनिफिट्स के लिए था, सर्वाइवल के लिए था, विक्ट्री के लिए था। हेवली कोड के इमॉर्टल कहता है, फेंगयुआन यही रुक जा। हेवली लोडा बाइजू कहता है, मैं इसे रोकता हूँ, फेंगयुआन तू आगे बढ़ता जा। दो इमॉर्टल वो हाउसेस तेज आते हैं और फेंगयुआन के दोनों साइड में शिफ्ट हो जाते हैं और एकदम गार्ड बन के फेंगयुआन के साथ आगे बढ़ते हैं, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आए तो फेंगयुआन आगे बढ़ पाए और वो दिक्कत को खत्म कर दें। रैंकेड गो इमॉर्टल्स फाइट में इमॉर्टल बॉसेस से सिर्फ ब्रूट फोर्स जैसे लड़ रहे थे और बाकी बंदे भी अपना पावर यूज़ कर रहे थे फेंगयुआन को प्रोटेक्शन देने के लिए। फेंगयुआन की आंखों के सामने एक शार्प लाइट फ्लैश हुई। ये उसके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि साउथर्न और नॉर्थर्न इमॉर्टल्स के लिए इतना मतलब सेल्फ एक तरीके से सेल्फलेस काम करेंगे एकदम, मतलब इतना कुछ भी करने को रेडी थे भाई। उनको ज़िंदा रहना है तो कुछ भी करने को रेडी थे। हेवन ओवरसीइंग टावर में जो लोग थे वो कहते हैं, रिट्रीट करो, जल्दी डिस्टेंस बनाओ, फेंगयुआन से दूरी बनाओ, इससे पहले वो पास आए। फेंगयुआन और बाकी इमॉर्टल का फाइनल चार्ज इतना टेरिफाइंग था, जैसे एकदम मान लो कि एकदम मैड टाइगर हो, एकदम पागलों वाला टाइगर घुस गया हो। क्रिटिकल मोमेंट में हेवली कोड के लोग मोस्टली बैक गार्ड कर रहे थे, हेवन ओवरसीइंग टावर को बचाने के लिए, मतलब पीछे हट रहे थे, रिट्रीट कर रहे थे। ड्यूक लॉन्ग तो मुश्किल से ही हाथ उठाता है और डी ज़ांगशन के दाँत धीरे-धीरे खोलता है। उसकी पीठ फेंगयुआन और हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ थी, लेकिन विज़न क्लियरली वो देख पा रहा था कि पीछे मेरे चल क्या रहा है। बड़ा खतरनाक सीन चल रहा था। ड्यूक लॉन्ग सोचते हुए कहता है, फेंगयुआन ही इनकी आखिरी होप है। अगर मैं इसे अभी मार दूँ, साउथर्न और नॉर्थर्न इमॉर्टल का मोराल टूट जाएगा, शायद सरेंडर भी कर देंगे। ड्यूक लॉन्ग आगे सोच के कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, फेंगयुआन के पास स्प्रिंग ऑटम सिगाड़ा है और वो रेड लोटस की फाइनल होप भी है। इस वक़्त ड्यूक लॉन्ग के दिमाग में एक याद आती है, पुरानी एक फ्लैशबैक वाली याद। फ्लैशबैक देखते हैं। रेड लोटस खून में एकदम नहाया हुआ था, मौत के करीब था। वो अपनी सारी बची स्ट्रेंथ से ड्यूक लॉन्ग के सामने खड़ा हुआ। ड्यूक लॉन्ग कहता है, होंग टिंग, अब तुम्हारी कोई होप नहीं बची, गिव अप करो, सरेंडर करो, मैं तुम्हें नया चांस दूँगा। तो अपना रेड लोटस डीमन वनरेबल यानी होंगटिंग कहता है, मास्टर, इस हाल में भी आप मुझे छोड़ने को तैयार नहीं? हा 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 हा, लेकिन मेरी होप अभी खत्म नहीं हुई है। ड्यूक लॉन्ग कहता है, कौन सी होप, किस पर डिपेंड कर रहा है तू? कौन मतलब किस चीज पे तू इतना डिपेंड करता है? क्या है तेरी ये जो बैग जिस पे तू डिपेंड कर रहा है? रेड लोटस डीमन वनरेबल कहता है, मेरी होप यहाँ नहीं है, मैंने उसे ग्रेट एरा के लिए छोड़ दिया है। जब ग्रेट एरा आएगा ना, आप उसे देखेंगे, वो भी मेरी बैटल वो भी मेरी तरह बैटल करते हुए हेवली कोर्ट तक पहुँचेगा और वो आपके सामने एक दिन खड़ा होगा। ड्यूक लॉन्ग कहता है, फिर मैं उसे भी रोकूँगा जैसे मैंने तुझे रोका है, जैसे आज मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। तुम मेरे डिसाइपल हो, तुम्हारी गलती का ये जो मतलब पछतावा होता है ना, पछतावा तो मैं कर लूँगा, तुम्हारी होप को मैं खुद ही मार दूँगा, आने दो जो आएगा। तभी रोर आवाज़ आई। ड्यूक लॉन्ग गुस्से में एकदम रोर करता है, पूरी ताकत लगाता है, डी ज़ांगशन के दाँत खोलकर गायब हो जाता है। अच्छा, तो ये उसकी याद थी और असल में जो होप थी वो फेंगयुआन ही था। देखते हैं कैसे रोकेगा ये। तब यहाँ पे क्लैंग आवाज़ है। अगले ही मोमेंट डी ज़ांगशन के दाँत ज़ोर से एकदम बंद होते हैं, स्पार्क निकलता है क्योंकि ड्यूक लॉन्ग तो गायब हो चुका था। लेकिन ड्यूक लॉन्ग पहले ही फेंगयुआन के पीछे अपीयर हो चुका था। उसका बड़ा सा हाथ फेंगयुआन के तरफ बढ़ता है। फेंगयुआन को भाई एक ओवरवेलमिंग फ़ोर्स महसूस होती है उसके पीछे, जो उसे खींच लेती है। पीछे से सुनामी जैसा डेंजर उसके ऊपर टूट पड़ता है। फेंगयुआन कहता है, ड्यूक लॉन्ग,
फेंगयुआन एकदम दाँत कस के पलटता है और किलर मूव से ड्यूक लोंग पर अटैक करता है। ड्यूक लोंग कहता है मैं तुझे मार डालूँगा डीमन। ड्यूक लोंग की भाई एम्बर जैसी ड्रैगन आइज़ में फेंगयुआन रिफ्लेक्टेड था, पूरी तरह किलिंग इंटेंट के साथ भरी हुई थी। तभी एक इमॉर्टल वाउस दोनों के बीच घुस जाता है। साउथर्न और नॉर्थर्न इमॉर्टल कहते हैं फेंगयुआन जाओ हम इसको बुड्ढे को देखते हैं। ड्यूक लोंग एकदम कोल्ड हँसी के साथ पलटता है और हेवन ओवर सिंह टावर का पीछा करता है। सॉरी, ड्यूक लोंग गलत कह दिया मैंने। फेंगयुआन यहाँ से हँसता है, पलटता है और हेवन ओवर सिंह टावर का पीछा करता है। ड्यूक लोंग के तो लग गए थे। ड्यूक लोंग रोक दिया जाता है। वो ज़ोर से शाउट करता है, किलर मूव एक्टिवेट करता है और क्लॉज़ से स्लैश करता है। वो इमॉर्टल हाउस कागज़ की तरफ फट जाता है। ड्यूक लॉन्ग फिर से चेज़ करता है, लेकिन कुछ ही स्टेप में हेविली लॉर्ड बाइज़ू उसके सामने आ जाता है। ड्यूक लॉन्ग जो ड्यूक लॉन्ग था ना, बाइज़ू को पकड़कर उसे एकदम स्मैश करता है मारने के लिए, लेकिन हेविली लॉर्ड बाइज़ू दोबारा से चार्ज करता है। ड्यूक लॉन्ग कहता है, "एक स्मैश में मरा नहीं ये?" ड्यूक लॉन्ग शॉक्ड था। उसने पहले ही इन्वेस्टिगेट किलर मूव से बाइज़ू का मेन बॉडी सेंस कर लिया था, फिर भी सामने वाला बिल्कुल भी मेन बॉडी जैसा लग नहीं रहा था। ड्यूक लॉन्ग रियलाइज़ करते हुए कहता है, "अच्छा, क्या ये ऐसा किलर मूव है जो मेन बॉडी और क्लोन को इंस्टेंटली स्विच कर सकता है?" बिल्कुल वही चीज़ थी जो उसने सोची थी। हेविली लॉर्ड बाइज़ू पहले नॉर्थर्न पैंस का फेमस रैंक 8 लून कल्टीवेटर था। बाद में उसने हाई ट्राइब की टेरिटरी ले ली और बाइज़ू ट्राइब बनाई और राइटेस पाथ को जॉइन करा। लॉन्गविटी हेवन ने बिग पिक्चर के लिए नॉर्थर्न पैंस के सब वुई मॉडल्स को रोप किया था, यहाँ पे लाया था, एक साथ बाँध के रखा था। बाइज़ू भी उनमें से एक था। एक था या पहला था, कुछ भी कह लो। उसकी एक कंडीशन थी, लॉन्गेविटी हेवन की ट्रेज़री में से एक इमॉर्टल किलर मूव, इस मूव से वो अपने क्लोन और मेन बॉडी की पोज़ीशन स्विच कर सकता था। वो उसे चाहिए था, शायद मिल भी गया, तभी तो कर पा रहा है। बाइज़ू ने ये मूव स्पेशली माँगा था क्योंकि हाई फैंग रोटा हेवन इन्वेड करते टाइम वो बार-बार फ़ेल हुआ था। इस वजह से जब हेविली लॉर्ड बाइज़ू किलर मूव कर्मा रिलोकेशन से ईस्टर्न से टेलीपोर्ट हुआ, तब उसने तुरंत ही एक क्लोन के साथ पोजीशन स्विच कर लिया और इनफ्लेबल बेसलाइन में वापस आ गया। अच्छा हाँ, हेविली लॉर्ड बाइज़ू भी तो गायब हो गया था, याद होगा, मेरे को भी अभी याद आया। हाँ, ये भी इसी तरीके से वापस आया था, तभी तो ये वापस आ पाया और अपना जो वो योंग है, वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो तो इतनी दूर है भाई। ड्यूक लॉन्ग कहता है ये कितना अनोइंग मक्खी जैसा काम कर रहा है। ड्यूक लॉन्ग थोड़ा-सा अजीब-सा लुक देता है। हेविली लॉर्ड बाइज़ू बार-बार उसका रास्ता रोक रहा था और हर बार जब भी ड्यूक लॉन्ग कोई अटैक करता, उसका क्लोन ही मरता और पोजीशन स्विच हो जाती। इसका दिक्कत आ रही थी, मक्खी जैसा परेशान कर रहा था। उसका परफॉर्मेंस शॉकिंग था। वो एक्चुअली ड्यूक लॉन्ग को एकदम मतलब रोक पा रहा था, उसके टाइम बाय कर पा रहा था फेंगयुआन के लिए। लेकिन जल्दी ही बाकी हेविली कोड गुई मॉर्टल ने हेविली लॉर्ड बाइज़ू को टारगेट कर लिया और डेंजरस सिचुएशन में फँस गया अपना हेविली लॉर्ड बाइज़ू, अपनी जान बचाने में लग गया। ड्यूक लॉन्ग फिर से फेंगयुआन के करीब पहुँच गया था। इस बार 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर फेंगयुआन के पास मतलब पीछे आ गया, उसके पास आ गया। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर कहता है आओ। उसने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव मेथड यूज़ करा, 5 एलिमेंट रिंग। ये एक इम्मॉर्टल फॉर्मेशन था जो 5 कलर्ड रिंग में कंडेंस था। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर कहता है अगर और कुछ नहीं तो मैं कम से कम कुछ सांस तक तो मैं इस ड्यूक लॉन्ग को तो रोक लूँगा, फेंगयुआन तुम जाओ। लेकिन ड्यूक लॉन्ग ने एक पल भी नहीं मतलब रुक पाया भाई, उसने सीधा 5 एलिमेंट रिंग को तोड़ डाला और फेंगयुआन का पीछा करने लग गया। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर को हेवी बैकलैश लगा, खून भाई गले तक आ गया, लेकिन उसने उसे एक तरीके से निगल लिया खून को और बिना अपनी हेल्थ की परवाह किए ड्यूक लॉन्ग के पीछे भागा कि ड्यूक लॉन्ग को रोकूं। ड्यूक लॉन्ग ने बिना पीछे देखे कैजुअली एक ड्रैगन शेप्ड पर्पल गोल्ड क्यूआई फेंक दिया और ये एक क्यूआई पाथ किलर मूव था। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर ने गुस्से और शौक में आंखें फाड़ी। पर्पल गोल्ड क्यूआई जो था एकदम भाई लगते ही वो जोर का ब्लास्ट हुआ और वो 2 टुकड़ों में फट गया और वहीं पे मर गया। अरे भाई, ये भी बंदा मर गया। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर की मौत से साउथर्न और नॉर्थर्न्स जितने भी बंदे थे, डरे नहीं थे, उनमें भी कोई डर नहीं था, वो भी लड़ मरे थे भाई। जल्दी ही यी हाओफेंग अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूक लॉन्ग को रोकने आ गया। ड्यूक लॉन्ग कुछ सांसों के लिए रुका, लेकिन फिर भी उसने यी हाओफेंग को भी मार दिया भाई। ड्यूक लॉन्ग सोच में कहता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे रोकना होगा फेंगयुआन को। बाहर से ड्यूक लॉन्ग ने कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर से वो बहुत एंग्जायटी में था। हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड किलर मूव ने उसे इतना पावरफुल तो बना दिया था कि वो रैंक 8 गुई मॉडल को बर्ड्स की तरह मार दे, लेकिन उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो रही थी। साउथर्न और नॉर्थर्न सी मॉडल के लिए सुसाइडल ये जो ऑब्स्टिकल बन रहा था, फेंगयुआन फाइनली हेवन ओवरसिंग टावर के बीच यहाँ पे पहुंच चुका था। बीच में आगे पहुंच चुका था। हेवन ओवरसिंग टावर को यहाँ पे बिंग साई चुआन ने क्लैमिटी लकल्टर से रोका हुआ था। फेंगयुआन यहाँ पे इमॉर्टल किलर मूव ग्रेट थीव घोस्ट हैंड यूज करता है और फेंगयुआन की लक एकदम भाई क्या बोले ऊपर थी। उसने एक रैंक 7 इमॉर्टल और बहुत सारे मॉर्टल को खींच लिए। लक तो ऊपर थी लेकिन खींच तो लिया। लक की वजह से देखो कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन हेवन ओवरसिंग टावर के लिए कुछ भी नहीं था। खासकर जब फेंगयुन क्लियरली जानता था कि ग्रेट थीव घोस्ट हैंड घोस्टली कंसीलमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन ये ट्रू रैंक 9 किलर मूव नहीं था और फेड गू पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी फेंगयुआन फेड गू को तो स्नैच नहीं कर पाएगा जो फेंगयुआन सोच रहा हो। फेंगयुआन सोच में कहता है सिर्फ ड्रीम पाथ किलर मूव ही इफेक्टिव है यहाँ पर। फेंगयुआन के पास ऑफेंसिव ड्रीम पाथ मूव्स नहीं थे।
वो सिर्फ प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी को सेल्फ डिटोनेट कर सकता था, लेकिन हेवन ओवरसिंग टावर पहले से ही इस क्रूशियल मेथड के खिलाफ रेडी था। परफेक्ट चांस का बिना अटैक करना, सिर्फ रिसोर्सेस वेस्ट होना। फेंगयुआन की टैक्टिक ये था कि ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड से हेवन ओवरसीइंग टावर को बार-बार फोर्स बैक करें और प्योर ड्रीम रियलिटी बॉडी को डेटोनेट करके चांस बनाए। यूज़ नहीं पता था साउथर्न और नॉर्थर्न इमॉर्टल कितनी देर तक टिक पाएँगे, मतलब यूज़ नहीं पता उसी क मतलब कितनी देर तक वो कर पाएँगे अपना, उनका यूज़ कब तक हो पाएगा। लेकिन अभी के लिए यही उसका एक बेस्ट प्लान था कि जब तक उनका यूज़ हो रहा है साउथर्न और नॉर्थर्न प्लैन्स वाले बंदों का, जब तक वो रोक पा रहे हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन क्या पता कब ना रोक पाएँ, यही उसके पास एक तरीका था। लेकिन जब फेंगयुआन ने दूसरी बार ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड यूज़ करा, एक रैंक 8 गुई मॉडल अचानक अपीयर हुआ और ईज़िली मूव ब्लॉक कर दिया। ओके, तो ये भी मूव ब्लैक हो गया। यहाँ पे साउथर्न और नॉर्थर्न इमॉर्टल कहते हैं, "हैं? ये क्या? लू वाइयन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे?" सरप्राइज़ और गुस्से में सब चिल्लाने लग गए थे क्योंकि लू वाइयन यहाँ पे आ चुका था। लू वाइयन कहता है, "मेरे डिसाइपल, ये फैन तुम्हारे हाथों मरा। फेंगयुआन, आज तुम यहीं मरोगे।" साउथर्न और नॉर्थर्न इमॉर्टल कहते हैं, "लू वाइयन, तुम पैराडाइज़ अर्थ के इनहेरिटर हो। तुम साउथर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल हो। तो और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर बदला लेना ही है तो अभी क्यों ले रहे हो, बाद में लो, हट जाओ यहाँ से, हमारे साथ मिलकर हेवनली कोर्ट को हराओ, नहीं तो साउथर्न और नॉर्थर्न गो इमॉर्टल तो भाई गुस्से में चिल्ला रहे थे, लेकिन लू वाइन यहाँ उनकी बात काटते हुए कहता है, अब सब कुछ लेट हो चुका है, हेवनली कोर्ट की फेट रिपेयर हो चुकी है, सिचुएशन सेट हो चुकी है, ये इस डीमन फेंगयुआन पर भरोसा करके सिर्फ कैजुअलिटीज बढ़ेंगी, डिफीट नहीं बदलेगी, हारने ही वाले हैं हम। लू वाइन ने आगे कहा, सब कुछ रियलिटी मतलब जितना भी ये सब कुछ हो रहा है, सब लोग यहाँ पे अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो, फ्लो के अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करो। लोगों के बीच और डेथ और सफरिंग मतलब सफरिंग से बचना है तो यही करना पड़ेगा। ओके, तो इसकी बात अगर समझना आ रही है, तुम्हें समझ में आ रही है तो ठीक, वरना मैं समझाता हूँ। देखो, तुम्हें याद होगा कि एक बार होंग टिंग ने भी कहा था, मतलब कि मैं जाके अभी उसे मार देता हूँ, याद होगा एक डीमन को, तो ड्यूक लोग ने बोला था अरे मत जाओ, फेट में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी वो चला गया था। जब जब वो गया ना तो उस डीमन को वो मार पाया अपना रेड लोटस, होंग टिंग नहीं मार पाया उस डीमन को। ऊपर से क्या हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो फेट के अगेंस्ट गया था। फेट में ऐसा नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा करने की कोशिश करी तो बहुत सारे लोग मर गए। फिर ड्यूक लोग ने एक्सप्लेन करा कि नहीं, ये भी फेट में ही लिखा था कि तुम जाओगे, इसलिए ऐसा हुआ, मतलब तुम्हें सबक सिखाना भी फेट में ही लिखा था। तो उसने बात बताई, वरना ड्यूक लोंग क्यों जाने देता। तो मतलब ये बात कहना चाह रहा है ये बंदा अपना लू बाइन कि देखो फेट रिपेयर हो चुका है, अब फेट सबका कनेक्टेड है। वो जो फेंगयुआन को एक पल के लिए खालीपन महसूस हुआ था ना, वो यही था, फेट रिपेयर हो चुका है और सारे लोग अब फेट से जुड़े हुए हैं। और अगर वो अब फेट के अगेंस्ट जा रहे हैं, जितने भी लोग हैं ना फेट के अगेंस्ट अब जा रहे हैं। पहले भी फेट के अगेंस्ट जा रहे थे, लेकिन फेट कमज़ोर था तब कुछ नहीं होता ज़्यादा। लेकिन अब वो फेट के अगेंस्ट जा रहे हैं और अब जाना फेट के अगेंस्ट मीन्स ये था कि कैज़ुअलिटीज़ को बढ़ाना, डेथ को बढ़ाना। और लू वाइन इनके साथ क्यों आया होगा? ऑफ कोर्स सी बात है भाई, लू वाइन पैराडाइज़ अर्थ का इनहेरिटर है, वो नहीं चाहेगा कि मार-काट हो, और उसको भी ये बात समझ आ गई होगी कि भाई अब फेट तो रिपेयर हो चुका है और ये लोग फिर भी उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और जो-जो फेट के अगेंस्ट गया है, जानते हो क्या-क्या हाल हुआ है? भले उस बंदे का कम, लेकिन सामने वाले या उसके आस-पास के लोगों का, या जैसे कोई मतलब नॉर्मल मॉर्टल लोगों का कितना नुकसान हुआ है, लोग मरे हैं बस। ज़्यादा से ज़्यादा बस यही हुआ है, लोग मरे हैं। फेट के अगेंस्ट जाना मीन्स लोगों की मौत करवाना, और लू वाइन थोड़ी ना चाहेगा, क्योंकि भाई वो पैराडाइज़ अर्थ वाला बंदा है, तो वो क्यों चाहेगा? और इसलिए शायद वो इनके अगेंस्ट हो गया है। मेरे हिसाब से तो मेरी ये थ्योरी है। यहीं पे इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।